The Teacher's Show. The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। The Teacher's Show। नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 106 में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज फिर एक बार शाम के 7 बजते ही हम आपके सामने हाजिर हैं। तो मित्रों, पिछले 105 दिनों में जिस तरह से आपने हमारा साथ दिया, हम आपके आभारी हैं और ये कारवां जारी है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं जो दिल्ली में कला के शिक्षक हैं, लेकिन बहुत अच्छे मूर्तिकार हैं और मॉडर्न आर्ट में और मूर्ति कला में उनका कोई जवाब नहीं है। तो इससे पहले कि हम उनसे मिलें, हम आज का चैलेंज जो हमारा सवाल है वो हम आप सबको दिखाना चाहेंगे। उसके बाद फिर हम आज के मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे। हमारा आज का सवाल मैं अनुरोध करूंगा गिरीश चंद्र जोशी जी से कि वो हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं, पूर्व निदेशक CCRT नई दिल्ली। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, सर आज का सवाल पढ़ दीजिएगा प्लीज। तो ये सवाल का सही जवाब देने वालों को माय ऑप्टिकल्स की ओर से सन गॉगल यानी कि चश्मा निःशुल्क उपहार स्वरूप दिया जाएगा। जी सर। वह कौन सी इमारत है जो 5 मंजिली गहरी है, गहरी नीचे की ओर को, और जिसमें अष्टकोण इस्लामिक, हिंदू और जैन मंदिरों से अलग ढेर सारे खंभों पर बनी हुई उनके मोटिव्स के साथ हैं, और बनाने वाले ने मेरे को लगता है कोशिश ये की कि वो जमीनी पानी को छू सके। एक कहानी भी इसके साथ बहुत बड़ी प्रसिद्ध कहानी जुड़ी हुई है। ये 15वीं शताब्दी में बनी और इसमें एक जगह ऐसा है जहाँ पे कल्पवृक्ष और अमी कुंभोर और नवग्रह एक पत्थर पे उत्कीर्ण हैं और जहाँ सब लोग शुभ अवसरों पे जाके वहाँ पूजा करते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, किस इमारत की बात कर रहे हैं? ये तो प्रश्न ही अपने आप में एक कहानी है सर। हैं? ये प्रश्न ही इतना बड़ा है कि अपने आप में कहानी है। नहीं, सुनने वाले तो देख रहे होंगे ना कि आप इसको बीच बीच में फ्लैश करते रहेंगे तो जो अभी नहीं जुड़े हैं हमसे वो शायद इसको देख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बीच बीच में फ्लैश करते रहेंगे सवाल को दर्शकों। हाँ, हमारा हाँ, आज का सवाल फिर से मैं एक बार सर ने पढ़ा, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। कौन सी 5 मंजिली गहरी इमारत है? 15वीं शताब्दी इसका बहुत इम्पोर्टेंट क्लू है और वो कंपनी 15वीं शताब्दी की इम्पोर्टेंट में लिखना नहीं चाहता, लेकिन मेरे को लगा फिर भी लिख देता हूँ, नहीं तो अन्यथा प्रश्न बहुत ही गंभीर हो जाएगा। तो 15वीं शताब्दी है और कल्पवृक्ष, कुंभोर और नवग्रह जहाँ पूजा होती है जिन स्टेट्स में, वो भी एक इसका क्लू हो सकता है।
बढ़िया बढ़िया। तो ये शुभ उत्सवों पर पूजा करते हैं। क्या करते हैं। किसकी बात हो रही है, कौन सी इमारत की बात हो रही है, ये आपको बताना है, और सही जवाब सबसे पहले देने वालों को ये धूप का चश्मा माँ ऑप्टिकल सल्दानी की ओर से दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो इन्हें हम बहुत आज के माया मेहमान से आपका जी माया ऑप्टिकल्स को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने ये इसको रोचक बनाया। जी। तो मित्रों, इस सवाल का जवाब आप ढूंढिए और शो से पहले आपको इसका जवाब देना है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे आज के मेहमान, बहुत ही खास मेहमान, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका सर। नमस्कार। नमस्कार सर, सबको मेरी तरफ से नमस्कार सर। नमस्कार। जी धर्मवीर जी, बहुत दिनों से आपका इंतजार हो रहा था कि आप टीचर शो में आए और अपनी कला से हम सबको लाभान्वित करें, क्योंकि आप एक ऐसी कला में काम कर रहे हैं जिसके बारे में साधारण लोग नहीं जानते। साधारण लोग तो जी छोड़िए, साधारण कलाकार भी नहीं जानते। आप बहुत जी एक जी अलग सी विधा पर जो मेटल पर काम कर रहे हैं, मूर्ति का, और आप दिल्ली के राजकीय विद्यालय में शिक्षक हैं, हरियाणा बॉर्डर के पास। तो मैं चाहूंगा सर, जी आप हमारे दर्शकों को बताइएगा, अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिएगा, क्योंकि आप किस तरह से इस मूर्ति कला की ओर आए। क्या आपके बैकग्राउंड में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में ऐसा कोई था जिसने आपको प्रेरित किया कि आप मूर्ति कला अपनाएं? कैसे आप इस तरफ आए और आपका बचपन कहाँ बीता, पढ़ाई कहाँ हुई, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा सर। जी जी। मैं दिल्ली में ही जन्मा और पला, हरियाणा बॉर्डर पे नजोगढ़ के पास में ही। नजोगढ़ के पास में एक छोटा सा गांव है दीनदारपुर, उसी में मेरा जी। जन्म हुआ। यही हमारा पैतृक विलेज है, यहीं पे दिल्ली में। तो मैं पहले वाह। जैसे विलेज सीन में मेरा पढ़ाई हुआ। उसके बाद मैंने बीए पास कोर्स में एडमिशन ले लिया, क्योंकि इधर तो आर्ट का कोई हम जानते नहीं थे, सुना ही नहीं था। विलेज सीन में यही होता था कि घरों में जो डेकोरेशन होती है, जो भाई किचन में, पहले तो कच्चे किचन होते थे, तो मिट्टी से लीपना, उसमें कलर करना, और रिलीफ टाइप काम होता था। छोटी छोटी मुंडेरी बना के उसमें काम किया जाता था। दूध गर्म करने के लिए लोकल लैंग्वेज में हारा बोलते हैं, उसमें बड़ा मिट्टी का काम होता था। और मटके रखने के लिए भी ऐसे मटके तोड़ के, रंगीन करके, कलर करके। तो आसपास में आर्ट थी, लेकिन उस तरह से नहीं थी कि इसमें भी अपना प्रोफेशन या इसमें भी कैरियर बनाया जा सके। तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं रेगुलर कॉलेज में चला गया, शिवाजी कॉलेज राजा गार्डन। फिर वहाँ पढ़े, 3rd ईयर तक पढ़े। 3rd ईयर के बाद मेरा एक फ्रेंड था, तो हम टाइल्स पेंटिंग करते थे सीरागढ़ी में। पहले टाइल्स पेंटिंग बड़ी खास हुआ करती थी, पहले इतना ऑर्डिनरी इतना नहीं हुआ करता था। तो उसमें कोल्ड ऑयल और फायरिंग का बड़ा इंटरेस्ट था मुझे, कि कैसेस को फायर करके परमानेंट कलर बनाया जाता है। पहले हम कोल्ड ऑयल, थिनर, इससे उस पर पेंटिंग करते थे, स्पेशली मिनिएचर वगैरह। तो थोड़ा कलर का नॉलेज हो गया था। फिर उसके बाद में हमारे एक दूर के, उनके एक साथी थे मिस्टर चित्रमणि काला जी, वो नवोदय स्कूल में थे, तो उनके पास जाना हुआ। फिर मैंने देखा मिट्टी में काम करते हैं, भाई ये तो मैंने पहले भी किया हुआ था। मुझे लगा ये तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि पेंटिंग तो मैं करता ही था। फिर मैंने सीखना शुरू किया, मिट्टी में काम करना शुरू किया। नवोदय में ही रहने लग गया। फिर मैं स्टूडेंट्स के, टीचर्स के बीच में रहता था, वहीं खाना रहना सब वहीं होता था। फिर धीरे धीरे मुझे ना मिट्टी की कुछ चीजें पता चली। मिट्टी बड़ी आसान है, लेकिन बनाना मुश्किल भी है, लेकिन काम बड़ा आसान है। सबसे आसान और सबसे मुश्किल, जैसे वाटर कलर है, ना आए तो बड़ा मुश्किल और आ जाए तो बड़ा आसान। मिट्टी का भी यही है। मिट्टी की प्रिपरेशन एक बार जिसने कर ली, समझो आधा काम तो उसको आ गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया। रोहतक चला गया मैं, रोहतक मैंने बीएड किया। फिर मुझे लगा नहीं, ये फिर मुझे फाइन आर्ट करना चाहिए। फिर मैं वापस दिल्ली आके मैंने अप्लाई किया जामिया में स्कल्पचर से, मुझे स्कल्पचर में इंटरेस्ट था। फिर स्कल्पचर में मेरा एडमिशन हो गया। इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और वहाँ मैंने फिर टीचर्स के, जैसे भाई प्रोफेसर लतीका कटजी थी, गुरसान किदवई, मीर इम्तियाज, भाई जावेद, तो अच्छा स्टाफ था। तो मुझे वहाँ इसलिए काम करने के लिए बड़ी आज़ादी मिली। तो शुरू में क्योंकि मिट्टी से बड़ा करके गया था काम, तो मैं डायरेक्ट सीमेंट में ज़्यादा करने लग गया। एक तो सस्ता मीडियम,
मीडियम ऐसा कि आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो मैंने डायरेक्ट सीमेंट में बड़े काम किए शुरू में, स्टार्टिंग में। तो इस तरह से मेरा फाइन आर्ट की जर्नी स्टार्ट हुई। और फिर यहाँ से मैंने 4 साल करने के बाद में, बीएफए कंप्लीट करने के बाद में, फिर मेरा एडमिशन एमएफएम में जामिया में हो गया। लेकिन फिर मैंने एंट्रेंस टेस्ट बीएचयू का भी दे रखा था। अच्छा, बीएचयू में मैं कॉलेज से पहले ही आना जाना था मेरा बीएचयू में। प्रोफेसर बलबीर सिंह कट के घर पे मैं बड़ा रहा, उनसे बड़ा सीखा। उनके वहाँ कास्टिंग मैडम हमें ले जाते थे कि भाई कास्टिंग सीखो, क्योंकि कॉलेज में इतना सीख नहीं पाते, इतना एक्सपीरियंस नहीं हो पाता। तो बाहर करने से अब इतने बड़े बड़े काम कैसे सीखे, कैसे करे, तो वहाँ पे बड़ा एक्सपीरियंस मिला मुझे। फिर मैंने यहाँ से 1 महीना 15 दिन क्लास किया। फिर मुझे लगा नहीं, क्योंकि मैं ना चेंज बड़ा चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे ना दिल्ली में नहीं, अब मुझे बनारस जाना चाहिए। फिर मैं यहाँ से एडमिशन ऑफ करा के, एप्लीकेशन दे के, और मैं बीएचयू चला गया, क्योंकि वहाँ पे भी मेरा एडमिशन था। फिर मुझे लगा कि देखो, पास में चुनान खादान है, अरोरा है, तो पत्थर कितनी आसानी से, सैंडस्टोन आसानी से मिल जाते हैं। और वहाँ पे छोटा शहर है, तो मेटल कास्टिंग में बड़ी आसानी है। अच्छा, मेटल कास्टिंग तो मैं घर पे मैडम जी के घर पे बहुत करता था, तो उनसे बड़ा सीखना हुआ। तो इस तरह से फिर मेरा मेटल कास्टिंग, स्टोन, क्योंकि यहाँ पे बीएचयू में स्टोन बड़ा चीप मिल जाता है, आसपास में खादान है सैंडस्टोन की, तो आसानी से रहा। और वहाँ के कॉलेजों में उधार में ना मेटल भी देते, फिर बाद में उसको लौटाना होता है। तो इसलिए मुझे बीएचयू का सिस्टम अच्छा लगा। तो फिर मैं बीएचयू, एमएफए मैंने फिर बीएचयू से ही किया। जी, तो हमारे साथ हेमंत बिष्ट सर हैं नैनीताल से, जो हमारे इस प्रोग्राम के स्पेशलिस्ट होस्ट हैं। हेमंत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका माइक म्यूट है सर। हेमंत सर, माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। जी जी सर, आपका स्वागत है सर सभी का स्वागत। आज फिर मुझे नीचे के घर में आना पड़ा सर, आज वहाँ नेट नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा, घर बदलते जा रहा हूँ। जी हाँ, नहीं, बड़ा अच्छा है सर। बड़ा खूबसूरत एहसास होता है आपको शूट में और टाइम में देख के। हम तो यहाँ गर्मी में हैं, तो आप नैनीताल जैसी खूबसूरत जगह में ठंड में है, तो हाँ, हमें भी थोड़ा आभास हो रहा, खुशबू आ रही है ठंड की आपको देख के। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे। और सर, धर्मवीर सर, हमारे शो में दिल्ली के बहुत सारे हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथी आए, लेकिन आप उनमें से पहले हैं जिनका मूल गांव भी दिल्ली में ही है। वरना सब माइग्रेटेड थे, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई कहीं से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई उत्तराखंड से, अलग अलग जगहों से जाके दिल्ली में बसे हैं। तो आप ओरिजिनल दिल्ली वासी हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। जी जी सर। तो अच्छा सर, छात्र जीवन के दौरान कैसे, कौन से ऐसे गुरु मिले जिन्होंने आपको इस तरफ ज्यादा मोटिवेट किया, ज्यादा आपको प्रोत्साहित किया कि धर्मवीर जी आप इस कला में ही आइए? सर, जब मैं जस्ट एडमिशन लिया, तब तो बहुत ज्यादा, भाई जब नया बच्चा एडमिशन लेता है तो ड्राइंग और थोड़ा एडमिशन के लायक ही हो पाता है, भाई थोड़ा ज्यादा कम आता है। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया और फिर क्योंकि सारी चीजें प्रोवाइड हो गई, आसानी से मिल जा रही थी, स्पेस था काम करने। मेरा बीएफए में सेकंड ईयर में मेरा जॉब लगा, सरकारी जॉब। मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे ना फाइन आर्ट करना है। तो मेरे घर वाले नाराज भी हुए कि देखो जॉब लग गया है और तुम फिर भी क्या करोगे, तुम्हारा तो यही तक पता नहीं क्या होगा, मेरे साथ यही तक पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। तो लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे फाइन आर्ट ही करना है। तो फिर मैंने फाइन आर्ट में लग के काम किया। 4th ईयर में मैंने सीमेंट में एक बहुत बड़ा काम किया था, 13 फीट ऊंचा, 11 फीट चौड़ा, 13 बाई 11, डायरेक्ट सीमेंट में मैं ज्यादा काम करता था शुरू। वो इंडिया के किसी कॉलेज में शायद में भी अभी तक इतना बड़ा काम होगा नहीं। जामिया के कैंपस में है फाइन आर्ट सीमेंट के ऊपर। जी, ये मेरा बीएफए का काम था इतना बड़ा। तो हमारी टीचर थी प्रोफेसर लतिका कट जी। अब वो बहुत बड़े काम करती है, अलग अलग मटेरियल में काम करती है, गोबर से लेके मेटल, स्टोन और आपका वुड, सब कुछ। तो उनसे सीखने से, उनके साथ रहने से
अच्छा, उन्होंने बनारस में मेरा आना जाना शुरू करा दिया कि तुम सीखना चाहते तो मेरे यहाँ आ सकते हो, तो मैं वहां जाने लग गया। फिर वहां पे उनके हस्बैंड थे प्रोफेसर बलवीर सिंह कट, वो भी डीन थे BHU के। तो मेरा BFA टाइम में ही उनके वहाँ आना जाना शुरू हो गया, बड़ा सीखना शुरू हुआ। सर के साथ में मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, कितनी चीजें जो ऐसे व्यू, ऐसी चीजें जो सीखने देखने को मिलती नहीं, वो भी लगता था कि ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। फिर क्योंकि हम एक व्यू देख रहे हैं भाई, वो लोग तो और भी ज्यादा परफेक्ट आदमी है, इधर से सब कुछ जानते हैं, तो उनसे बड़ा मेरा सीखने को हुआ। और मैडम से तो मैं कंटिन्यू सीख ही रहा था, तो मुझे बड़ा ये कह सकते हैं कि ऐसी संगत में सीखना हुआ कि बड़ा प्राउड फील होता है। मैंने अपनी मैडम जी गुस्सा तो करते थे, बड़े गुस्से वाले भी माने जाते हैं, लेकिन क्या है कि काम होना चाहिए, काम करना है तो करना है, कैसे करना है वो आप करिए। तो मुझे मालूम है कि इतना बड़े काम के लिए मैं कॉलेज में रात अगर 11 बजे भी अगर मैं लाइट लगा के काम कर रहा हूँ, तो सीढ़ी बनी हुई थी वहां, तो मैडम 11 बजे भी वहां सीढ़ी पे बैठा हुआ करती थी, बच्चे होते थे। 11 बजे कौन टीचर बैठता है, रात के 11 बजे भी वो चाय वाय मंगा के कैंटीन से कि तुम करो काम। तो हमारे लिए ये नहीं था डे है नाइट है, काम मीन काम बस, और कुछ नहीं, काम के अलावा कुछ नहीं। आपने खाना खाया है, कपड़े पहने हैं, फट गए, कोई बात नहीं, काम हो रहा है ना, काम होना चाहिए। तो हम लोगों को तो ऐसे भाई तोड़ मरोड़ के फिट करके ऐसे तैयार किया गया है कि काम मीन काम। लाइफ बिल्कुल अच्छी है बुरी है वो सेकेंडरी चीज है, काम है तो फिर काम की तरह काम। वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे गुरु धन्य है सर, जो आज के दौर में भी बिल्कुल सर, छात्रों को सजाते हैं, संवारते हैं, उन्हें बनाते हैं, और तब एक कोई धर्मवीर निकलता है। थैंक यू सो मच सर। और ये सच बात है सर कि इन लोग जो सीनियर लोग हैं और इतने काम करने वाले हैं, उनके भी गुरुओं से उन्होंने जैसे बड़ौदा में मुझे अपने गुरु लोगों से मिलाया। उनके घर में एक बार उनके गुरु जी आए थे, प्रोफेसर महेंद्र पांड्या जी। तो हम तो भाई सोच सकते थे इतने सीनियर से कैसे मिला जाए, तो कैसे साथ में खाना भी खा रहे हैं, वो बहुत दिन घर में ही रहे, सुबह कैसे बैठ के स्टोन के बारे में, इसके बारे में ऐसे डिस्कशन, मतलब हमने कभी सोचा नहीं था ऐसे ऐसे भी सोचा जाता है। बलबीर सिंह कट अपने वो तो डायरेक्ट रामकिंकर वैस के स्टूडेंट थे, तो तब की शांति निकेतन की स्टोरियां बताते थे, तो लगता था कि मतलब इस संसार में रहते हैं लोग, रहे हैं लोग, कैसे काम किया है, तो बस सुन के ऐसे लगता था कि बस सपना सा लगता था। क्योंकि इन लोगों ने, अब हम कह तो देते हैं उन लोगों ने इतना पाया, पर उन लोगों ने काम भी बहुत किया। अब सीनियर लोगों को देखो, उस टाइम में इतनी सुविधाएं भी नहीं, पैसे से तो प्रॉब्लम होती ही होती थी, लेकिन इतना काम और ऐसा काम, आज हमारे पास इतना सुविधाएं, पैसे और भाई मशीनरी भी बहुत है, लेकिन काम फिर भी पुराने वालों का देखने का बात ही कुछ हो रहा है। क्योंकि हम आज में सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं है, क्योंकि वो लोग फिर काम जो करते थे कि उनके काम में फिर बताने का जरूरत नहीं, देखने से लगता है कि हाँ मास्टर का काम है। राम जी सर, जी सर, जी सर। जब उन काम के सामने खड़े होके देखते हैं तो ऐसे घबराहट होती है कि ऐसा हम भी कर पाएंगे कभी, इतने बड़े बड़े काम कर पाएंगे कभी। तो ऐसे असिस्ट करता था मैं मैडम जी को कॉलेज के स्टडी पूरी होने के बाद में भी। तो स्टोन में भी मकराना में जाके कैसे स्टोन पहचाना जाए, कैसे क्वेरीज में नीचे कितना नीचे उतर, ऊपर से देखे तो दिखाई नहीं देता इतनी गहरी क्वेरी, उसके नीचे जाके कैसे पत्थर कैसे कटते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे पहचाना जाए, कैसे निकलते हैं। तो अपने में बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस था। अब उन्होंने जब दिल्ली में 30 फीट का काम किया, ये बसंत कुंज में लगा हुआ है, तो ऊपर चढ़ के जब देखते हैं कितना मतलब वहां से निकलते हैं तो लगता है कि देखो इसमें हमने भी काम किया है। तो बड़ा प्राउड फील होता है कि देखो कहने वाले, देखो हमने भी इसमें
चाहे हाथ लगाओ, लेकिन ऐसे लगता है कि देखो हम भी इसमें इन्वॉल्व थे। तो ऐसे ऐसे मैंने बहुत काम किया है, मैडम जी से बहुत सीखना हुआ मुझे, बहुत सीखना। कहाँ पर है वसंत कुंज में? ये काम वसंत कुंज में कहाँ पर है? बसंत कुंज में सर आगे जाएंगे ना, ONGC बिल्डिंग उसी के अंदर में है, कैंपस में। अच्छा, ONGC बिल्डिंग के अंदर है। ओके। हाँ सर, कैंपस में, जैसे ठीक है। रोड से ही दिखता है स्टोन का। 30 फीट 30 फीट ऊंचा। 30 फीट है सर। वाह, अमेजिंग, बहुत धर्मवीर, बहुत अच्छा। और जहाँ जहाँ हम लोग मैडम लेके जाते थे भाई, एज असिस्टेंट में जाता था, तो देश में विदेश में कहीं भी तो जाना हुआ भाई, हम बड़े लकी रहे कि ऐसी ऐसी जगह जो हम अपने से देख भी ना पाते, उन दिनों पे तो बिल्कुल भी नहीं देख पाते। और काम का एक्सपीरियंस देखिए, अपने से छोटे छोटे काम तो सभी कर लेते हैं, लेकिन बड़े काम के लिए समय लगता है। और वो समय कब मिले, आधे लोगों को तो मिलता ही नहीं है। करना तो सभी चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते ना, कारण चाहे कोई भी हो। तो जैसा आप कहा कि आपको ललित कला अकादमी और MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा जो थी वो देश के पहले संस्थानों में थी जिन्होंने फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट खोला, आर्ट हिस्ट्री डिपार्टमेंट। वहां जब आप गए अपने गुरु के मिले और से मिले, तो MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के अनुभव क्या? सर मैंने BHU से किया सर। MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा भी गए, आप नहीं गए? नहीं, बड़ौदा में गया, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं सर। यूनिवर्सिटी में गया मैं, अंदर कॉलेज में भी गया। ये BHU का आर्ट डिपार्टमेंट बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। स्पेशली देखिए, हम जैसे शहरों से जाते हैं तो जैसे स्टोन वहाँ पे इतना आसानी से, इतना इजी अवेलेबल है ना, कि भाई वहाँ के लोग इसलिए कदर नहीं करते जो कि आसानी से मिल जा रहा है। हम लोगों को बड़ा लगता है कि देखो, हम लोगों को तो एक राजस्थान दूर पड़ता है। मैं सेकंड ईयर से स्टोन काटना शुरू कर दिया था, तो कुछ सेल भी हो गया। लेकिन क्या है कि हमारे सीनियर लोग लेके आए, ट्रक लेके आए, तो बड़ा भाई स्टोन मिला, तो शुरू में लगता है कैसा है, लेकिन फिर धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। मटेरियल तो देखिए कोई बुरा नहीं, आप किस काम में कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हो, तो सेकेंडरी चीज है। मेन है कि काम कर रहे हैं। नहीं तो कितने लोग है कि ये नहीं हुआ जी इसलिए ये नहीं हो पाया, वो तो देखिए सबकी अपनी प्रॉब्लम है, जो भी है। तो धर्मवीर जी, मानेसर हरियाणा में एक संस्थान है जी, स्टोन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओके। तो वहां कभी जाना हुआ आपका? नहीं, उधर नहीं गया सर, मैं नहीं गए। इंडिया के अंदर कितने किस्म के पत्थर मिलते हैं? जी सर, इंडिया के अंदर, हमारे देश में कितने किस्म के पत्थर? सर देखिए, पत्थर तो एरिया वाइज बदल जाता है। जैसे हमारे कलर बदल गए हैं, जैसे मान लो दिल्ली का ही देख लो, हमारे जो लोकल दिल्ली में है। आवाज आ रहा है सर? जी आ रही है। तो जैसे हमारे लोकल दिल्ली में सैंडस्टोन है, लेकिन क्या है कि वो डॉट वाले है, तो जब हम पॉलिश करते हैं ना तो इतना अच्छा नहीं आता। थोड़ी दूर जाएंगे, आप जाइए मथुरा, है सैंडस्टोन, लेकिन वो रेड कलर का है, जिसमें आपका लाल किला तक बना हुआ है। और वो हम मकानों में ऊपर जो छतों पे सीलियां डालते हैं, वो भी उसी की बनी हुई है। फिर थोड़ा आगे जाइए, तो ये तो सैंड की वैरायटी हो गई। सैंड में क्या है कि जैसे मैं BHU के पास में अरोरा है, आपका ये है, तो उसमें सैंड कलर तो है, लेकिन उसमें लाइट कलर हो गया है सारा सैंडी वे। इसी तरह जैसे मान लो जयपुर में है, मल्टीपल कलर मिलते हैं मार्बल में। थोड़ा आगे जाएंगे, बैसलाना में ब्लैक मार्बल मिलता है। और आप मकराना में जाइए, व्हाइट मार्बल है। जब आप आवाज नहीं आ रहा सर आपका? मेरे को आपकी आवाज आ रही है।
बहुत स्पष्ट है आपकी आवाज, ओके। लेकिन मैं जैसे आपने कहा, सैंडस्टोन है, मथुरा में रेड सैंडस्टोन है। जी मथुरा के रेड स्टोन को प्रेफरेंस दी गई दिल्ली में कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा वगैरह बनाने में, क्योंकि जो रेड क्लियर नहीं आ रहा आपका। हाँ सर बोलिएगा। वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है सर, नेटवर्क की कोई दिक्कत है। हाँ वो आपकी आवाज नहीं आ रहा ना, तो मैं सेंटेंस समझ नहीं पा वो रहा। हीट को एब्जॉर्ब सर कह रहे हैं कोई एक पत्थर है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, उस पत्थर के बारे में क्या आपको जानकारी है? नहीं देखिए, स्टोन का जो कैरेक्टर ही यही है कि जब ठंडा होता है तो बहुत ठंडा होता है, मैंने कहा वो और गर्म होता है तो बहुत गर्म होता है। जी इसलिए वो ऑब्जर्व करता है। तो सैंडस्टोन में आपने देखा होगा कि जब पानी वगैरह लगता है उसमें, तो ज्यादातर क्या होता है कि उसमें लोना बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो उसकी परतें उखड़ने लग जाती है। हेलो, किसकी? रेड सैंडस्टोन स्टोन की सर। हाँ बोलिए, अब ठीक है। हाँ तो स्टोन का जो सैंडस्टोन का जो कैरेक्टर है सर, कि जब रफेज होता है, क्योंकि इसमें भी तो वीक और स्ट्रॉन्ग होता है। सीधे हो जाइए आप। हाँ, कोई सर। बात नहीं, हम सुन पा रहे हैं आपको, आप सीधे हो जाइए सर मैं अच्छा ठीक है, तो उस जी। आवाज नहीं आ रहा था ना आपका, इसलिए। तो नहीं। सैंडस्टोन में क्या है सर कि भाई ऑब्जर्व करता है, वो हीट तो करता ही है, पानी भी ऑब्जर्व कर लेता है। अब पानी ऑब्जर्व करता है तो उसकी ऊपरी परत जो है उस पे एक लोकल लैंग्वेज बोलते हैं लोना, यानी कि छोटी छोटे टुकड़ों में निकल जाना, तो उसकी परत खराब होने लग जाती है। इसलिए जब हम काम करते हैं स्टोन में, खासकर सैंडस्टोन में, तो जैसे बहुत बड़ा पत्थर हो तो उसका ऊपर का कुछ पोर्शन हटा देते हैं ताकि डैमेज होने से बच जाए। ऊपर की छीन लेते हैं। परत थोड़ी जल्दी खराब होती है, वो मार्बल में नहीं होता प्रॉब्लम। तो सैंड में ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ सैंडस्टोन की जो पॉलिश होके आता है तो बड़ा खूबसूरत लगता है। जैसे देखिए यक्षनी बनी हुई है रिजर्व बैंक के सामने, देखिए रिजर्व बैंक के सामने क्या पॉलिश है। वो वैजनाथ का पत्थर है। नहीं, लेकिन कुतुब मीनार में हाँ जी। रेड स्टोन है, अलाई दरवाजा में रेड स्टोन है जो मथुरा से लाए गए। जी जी। उनको क्या आप बोलते? हाँ सर आपकी आवाज बहुत इको हो रही है। स्पीकर ऑन होगा तो इसलिए इको होती है आवाज बहुत। सेंटेंस समझ में नहीं आता सर। आपके एक कान में लगा सर, इसको दूसरे में इसलिए नहीं लगा रहा सर, इसमें सर को बोलो, सर को, आपको नहीं, सर को। ओके दोनों कानों में लगा लीजिए सर, और स्पीकर बंद कर दीजिए। स्पीकर बंद कर दूं? जी जी, वो स्पीकर की आवाज फिर माइक में आती है, इसलिए इको होता है ना। इको हो रहा है। जी, आपने म्यूट कर लिया सर, खुद को म्यूट कर लिया। हाँ तो अब स्पीकर को कैसे करते हैं? आप बोलिए सर, अब ठीक है, बोलिए। अच्छा, तो रेड स्टोन जो है वो कुतुब मीनार में और अलाई दरवाजा वगैरह में यूज हुआ जी। जब ये हौस खास में भी यूज हुआ, तो आपको लगता है और इतने सालों से कुतुब मीनार खड़ी है, उसमें तो रेड स्टोन की ऊपरी परत नहीं गई? सर वहाँ पानी नहीं रुकता ना। जो पानी है वो रुकता नहीं ना सर। सेकेंडरी चीज, अगर स्लांट में है तो पानी रुकेगा नहीं। हाँ नहीं रुकेगा नहीं। तो वो सबसे प्रॉब्लम तो तब आती है तब पानी के संपर्क में रहे। ये बात, पानी तो पत्थर को भी काट देता है जी, क्योंकि कंटिन्यू रहेगा तभी तो वो उसको सोखेगा पानी को। बिल्कुल ऐसे तो हम ऑर्डिनरी ईंटों का मकान बना देते हैं, प्लास्टर और वो वगैरह नहीं करते हम लोग, फिर भी देखिए ना ईंट खराब नहीं होती, क्योंकि उसमें पानी रुक नहीं पाता ना। तो उस पानी का भी बड़ा फर्क है ना। पानी की कहानी है। अब हम आपकी मूर्तिकला की ओर आते हैं सर।
तो आप कौन कौन से माध्यम में मूर्तियां बनाते हैं सर, किन किन मीडियम में बनाते हैं मूर्तियां? देखिए सर, डायरेक्ट पीओपी, फिर वुड, उसके बाद सीमेंट जी। फाइबर तो कमर्शियल नहीं होता, खर्चा निकालने के लिए करना ही पड़ता है। शुरू में स्टूडेंट टाइम में क्या होता है कि आसानी होती है, तो फाइबर का कुछ तो इसलिए भी जल्दी शुरू कर देते हैं कि काम भाई कन्वर्ट करना, मान लीजिए जैसे क्ले से कुछ काम किया तो आसाना रहता है, आसानी रहती है और चीप मटेरियल पड़ता है, तो इजी रहता है, रिजल्ट भी जल्दी है, हाथों हाथ रिजल्ट आ जाता है। फिर फाइबर शुरू किया, फिर स्टोन, फिर मेटल में घुसे तो फिर अब ये लगता है कि स्टोन में चले गए तो स्टोन की तरफ भी काफी समय निकल जाता है, और मेटल में जाए तो फिर मेटल में काफी समय निकल जाता है। पहले लगता था टाइम बहुत है, अब लगता है टाइम कम है। तो मेटल जरा हेल्थी, जरा लेंथी प्रोसेस है, तो उसमें क्या है कि जब तक ये बेबी की तरह है, जब तक बेबी बिल्कुल सामने ना आ जाए ना, तब तक आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मॉडलिंग से लेके और फिनिशिंग तक उसके बाद ही मेटल दिखे कि क्या है। जी। बाकी मीडियम में क्या है कि जैसे स्टोन है, तो तुरंत तुरंत आपको मालूम है कितना कितना चलता जा रहा है, कहीं भी छोड़ दो कहीं भी कर दो, मौसम का भी फर्क नहीं। लेकिन मेटल में थोड़ा प्रॉब्लम है कि जैसे मान लो वैक्स में काम कर रहे हैं आप, तो वैक्स में काम कर रहे तो एक पर्टिकुलर मौसम भी होना चाहिए, है ना। सर्दी में तो चलो ठीक है, आप प्रॉब्लम है, लेकिन काम बड़ा अच्छा हो रहा है। गर्मी में मान लो बड़ा पीस है, फिर डायरेक्ट जिनके पास स्टूडियो की ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, बहुत गर्मी है, हम जैसे नए लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है बड़ा पीस करना। अच्छा, तो आपको सबसे कठिन मीडियम कौन सा लगता है सर? शुरू में तो सारे कठिन लगते हैं, लेकिन जब काम करके जब उसमें घुस जाते हैं ना, फिर लगता है कि था तो बड़ा मुश्किल, लेकिन मजा इसमें ज्यादा है। अब जैसे मेटल में है तो कई स्टेज से गुजरना, भाई हीट भी करना है, ठंड में भी मरना है, लेकिन जब रिजल्ट निकलता है ना, वो सब चीजें फिर फीकी पड़ जाती है, फिर मजा आता नहीं, अब इसी में कर लो। वाह, तो मतलब प्रसव पीड़ा से गुजरने के बाद मेटल स्टोन में इस टाइम में ज्यादा करता हूँ जी, मतलब यही है कि प्रसव पीड़ा से गुजरने के बाद मतलब तो सुख का अनुभव आप लेते हैं मेटल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि कौन सी स्कल्पचर, देखिए स्कल्पचर में एक चीज का और मजा है कि स्कल्पचर में मेंटली और फिजिकली दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। भाई तकलीफ भी होती है, बॉडी को तकलीफ होती है, लेकिन माइंड को सुकून भी तो मिलता है ना। और सारा जो वो कहते हैं ना, सारा झंझट जो है सुकून का ही तो है। आदमी सुकून के लिए तो भागता है, मजे के लिए तो अच्छा लगता है, चाहे उसके लिए तकलीफ ही क्यों ना सहनी पड़े। कई बार खाने में भी मजा नहीं होता है, कई बार खाना रखा है और थोड़ा सा काम उलझा है, अरे रहने दो यार, भूख लगी है, लेकिन क्या है कि नहीं ये थोड़ा सा हो जाए ना फिर खा लो, तो वो सुकून भी तो साथ साथ चलता है ना। कभी कभी कास्टिंग के बीच में हम लोग मैनुअली कास्टिंग करते थे। अब किस तरह से कुछ लोग होते हैं ना, 150 की कास्टिंग में घड़िया जो क्रूसिबल बोलते हैं, टूल्स के साथ उठा रहे हैं और हीट लग रही है, 50 केजी का माल गला रहे हैं और हीट उनको लगे जा रही है, उफ हट जाओ पीछे। और हम लोग क्या करते थे, एक ही मोल्ड में 1000 केजी मेटल डालते थे, 250 का क्रूसिबल एक ही बार में निकालते थे। तो फिर लगता है कि ये हीट है कोई, ये तो बड़ा आसान है। 50 और 250 में फर्क तो है ना। और तीन तरफ से एक बार में 1000 केजी डालना और 50 डालने में बड़ा फर्क है। आपका तो सर बिल्कुल आवाज ही नहीं सुन पा रहा हूं मैं। बोलिए सर, बोलिए जोशी सर, बोलिए। आवाज नहीं सुन पा रहे? नहीं, मैं भट्ट जी हमारे शुरू के प्रोग्राम से लेके 104वें एपिसोड तक कई टीचर्स ने ये श्रोताओं ने बार बार क्वेश्चन उठाया कि मैथमेटिक्स और साइंस को कैसे जोड़ते हैं। आप ये देखिए, ये जब कहते हैं कि हमने 1000 किलो का फर्नेस में डाला और हीट किया, या उसमें जो हीट का टेम्परेचर मेंटेन किया, ये है क्या चीज? इट्स ऑल साइंस। तो हम मेरे को अब हमेशा ये लगने लगा है कि हम अपना क्यों जवाब दें कि मैथमेटिक्स या आर्ट से साइंस से कैसे जुड़े। मैथमेटिक्स और साइंस वालों को जवाब देना चाहिए कि वो आर्ट से कैसे जुड़े। ऑब्वियसली देखिए, कोई मेटल का गलाना, टेम्परेचर करना, पहचानना कौन कौन मटेरियल, सारा साइंस ही तो है, सब एक दूसरे के पूरक ही तो है। धर्मवीर जी, आप तो मेटल में काम कर रहे हैं या स्टोन में काम कर रहे हैं। एक कुम्हार जो है ना, कुम्हार
जो चाक पे मिट्टी के बर्तन बनाता है वो भी जानता है कि फर्नेस में टेम्परेचर कितना रखना है, ऑक्सीडाइजेशन कितना होगा, बिल्कुल और बिल्कुल कैसे बिल्कुल बिल्कुल कैसे उसको हीट करेंगे ताकि वो पक्का बनेगा। बिल्कुल इट्स ऑल साइंस। जरूरी नहीं कि हम जो फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी किताब में उसी से जोड़ने की कोशिश करें। ये तो हमारे मानव मन ने भेद कर दिया कि ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये साइंस है, ये आर्ट है। नहीं तो हर चीज में आर्ट के हर क्षेत्र में, नहीं तो विज्ञान के बगैर काम होता ही नहीं, और विज्ञान और बिल्कुल आर्ट के बगैर काम नहीं होता। भाई एक दूसरे के साथ ही चलना पड़ेगा सर। बिल्कुल, एक दूसरे को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना, जी वो सर, सिम्बायोटिक ये रिलेशनशिप है। एकांगी ने कला है, विज्ञान है। कला के लिए विज्ञान जरूरी है, विज्ञान के लिए कला जरूरी है। जी, दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। ये तो सर पार्ट है भाई, चीज एक ही है लेकिन पार्ट अलग अलग है। मान लो कई बार क्या कहते हैं कि विधाएं, भाई एक ये पेंटिंग है, स्कल्पचर है, अप्लाइड है, ये है ओवरऑल, लेकिन है तो आर्ट ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम मूर्ति कला पर आपसे बात कर रहे थे सर, मेटल पर आप करते हैं, कौन से मेटल पर आप ज्यादा मूर्तियां बनाते हैं सर? सर मैं ज्यादातर ब्रांच ब्रोंज पे ज्यादा करता हूँ सर। अच्छा, तो उसका क्या प्रोसेस होता है जी? थोड़ा सा, क्योंकि दर्शक हमारे यहाँ हर तरह के दर्शक हैं, तो क्या प्रोसेस होता है अगर कोई मूर्ति आपने बनानी हो तो शुरुआत से लेके अंत तक आप बताइएगा कैसे कैसे करते हैं? ठीक है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम मॉडलिंग, जो भी हमारे माइंड में, पहले तो हम मॉडल तैयार करेंगे, जो भी हम बनाना चाह रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी मॉडल तैयार कर रहे हैं, जो भी आर्ट वर्क कर रहे हैं, वो क्ले से भी हो सकता है। वो मॉडल किस चीज से बनता है सर? वही मैं बताने जा रहा हूँ सर। क्ले से कर सकते हैं आप, डायरेक्ट प्लास्टर से कर सकते हैं आप। सबसे अच्छा मीडियम तो क्ले होता है, क्योंकि उसमें क्या कि आपकी मॉडलिंग का मजा है, हाथों से काम करते हैं। तो कभी कभी आप काम में देखेंगे फुटप्रिंट, आपके हाथ के प्रिंट भी आएंगे, उस पर थंब प्रिंट भी आते हैं, खासकर पोर्ट्रेट वगैरह में। क्योंकि क्ले जो एक ऐसी चीज है ना कि बिल्कुल जैसे वाटर कलर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, एक के बाद कितना भी कर सकते हैं। क्ले भी ऐसा ही मीडियम है कि आप कितना भी इंजॉय करके काम कर सकते हैं, कितने भी डिटेल काम कर सकते हैं। तो पहले हम मॉडल तैयार करेंगे अपना। मॉडल तैयार करने के बाद हम उसका मोल्ड लेंगे। मोल्ड जनरली दो तरह से लेते हैं, ये बहुत कम लोगों को या नए लोगों को सीखने की जरूरत है। एक मोल्ड होता है जस्ट इन्वेस्ट मोल्ड। इन्वेस्ट मोल्ड में क्या हुआ, हमने मोल्ड लिया और हमने वैक्सिंग की, और बाहर का जो मोल्ड था प्लास्टर पीओपी से जो बना हुआ था उसको तोड़ दिया। इन मीन इन्वेस्ट खत्म, आपका वैक्स का मॉडल तैयार। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने एक मॉडलिंग की, ये वैक्स का बना हुआ है। अब मैंने इसका मोल्ड लिया और मोल्ड को फेंक दिया, इन्वेस्ट मोल्ड हो गया है। अगर मैं इसी का, आजकल तो रबड़ मोल्ड चल गए हैं कि मान लो कई कॉपी करनी है तो रबड़ मोल्ड से कॉपी कर सकते हैं। नहीं तो क्या करते थे कि मदर मोल्ड लिया जाता है। मदर मोल्ड मीन एक ज्यादा कॉपी के लिए, मान लो कोई पार्ट खराब हो गया, जैसे बड़ी मूर्ति बनाते हैं तो हम उसमें नॉर्मली क्या करते हैं, मदर मोल्ड लेते हैं। मदर मोल्ड में क्या होता है कि हमने ओवरऑल शेप का मदर मोल्ड में कन्वर्ट किया। मदर मोल्ड मीन छोटे छोटे पीसीस रहेंगे शेप देख के, और फिर इसके ऊपर एक बड़ा मोल्ड रहेगा, मदर मोल्ड, यानी कि बच्चों को संभाले हुए मदर, सबके ऊपर वो मोल्ड रहेगा। छोटे छोटे मोल्ड रहेंगे, इट्स मीन बच्चे, और वो सबसे बड़ा मोल्ड जो मदर, इसलिए मदर मोल्ड। फिर उसको खोलेंगे, फिर उस पर वैक्सिंग करेंगे। मान लो एक पीस है, मान लो मैंने एक पूरा फिगर तैयार कर दिया और किसी कारण मेरा एक हाथ में प्रॉब्लम आ गई, एक हाथ खराब हो गया। अब हम उसकी मॉडलिंग कैसे करेंगे, तो मदर मोल्ड बना लेते, उसकी कॉपी होती है हमारे पास, तो हम उस पार्ट का फिर दोबारा से वैक्सिंग कर देंगे, फिर उसको वैक्स में तैयार करेंगे। वैक्स में तैयार करने के बाद फिर हम उसमें रनर लगाएंगे। रनर बोले तो कैसे वहां तक मेटल का पहुंचना होगा। रनर के साथ साथ राइजर, राइजर यानी कि जैसे मेटल जाएगा
गैस प्रोड्यूस होएगी तो गैस को किस तरह से हम लोग निकालेंगे, कैसे ये सारा शरीर में जैसे वेन्स होता है, वेन सिस्टम होता है हमारा, कि कैसे एयर भी जाती है, ब्लड भी जाता है। अगर कोई पार्ट हमारी वेन से कनेक्टेड नहीं है या हमारी सप्लाई रुक गई, वो पार्ट हमारा खराब हो जाता है, या डैमेज हो जाता है, या प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे ही मेटल कास्टिंग में क्या होता है, किसी पार्ट में अगर रनर में प्रॉब्लम है, सप्लाई बंद हो गई या गैस निकलना बंद हो गया, उसका फ्लो कम हो गया, वो पार्ट आपका खराब हो जाएगा। वो बड़ा ध्यान से लगाइए, ध्यान से। आधे से ज्यादा लोगों का क्या प्रॉब्लम है, कोई कास्टर है तो उसको मॉडलिंग नहीं आती, कोई मॉडलिंग आती है तो उसको कास्टिंग नहीं आती, और कई अब तो ये भी प्रॉब्लम है कि दोनों ही नहीं आते, दोनों ही आते हैं तो काम कहाँ करे जी, दिल्ली में तो वैसे ही नहीं कर सकते काम, तो छोटे मोटे काम कर लेते थे, वो अब दिल्ली में भी करना मुश्किल है, तो फिर गाजियाबाद या कहीं दूसरे स्टेट में जाके करना पड़ता है। तो दिल्ली में बहुत क्या बड़े काम दिक्कत के है? लिए दिल्ली में थोड़ी प्रॉब्लम। क्या दिक्कत है सर दिल्ली में? दिल्ली में सर पोल्यूशन की, आप फर्नेस नहीं लगा, भट्टी कैसे लगाएंगे, धुआं कैसे करेंगे, कंप्लेंट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक नहीं होता है? इलेक्ट्रिक सर, वो हम जैसे लोगों के लिए इलेक्ट्रिक बड़ा मुश्किल है ना, जो अभी जिनके पास स्टूडियो बड़े हैं या पूरी फैसिलिटी है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नए नए कलाकार हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि इतना अभी वेल सेटल्ड सिस्टम नहीं हुआ ना हम लोगों का। कोई छोटे तो हम जी जी कर लेते हैं, मैं लोकल एरिया में रहता हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे गड्ढा वड्ढा खोद के पब्लिक के बीच में अपना काम निकाल लेता हूँ, जब तक निकाल पा रहा हूँ। अब ये ऐसी बात मैंने यहाँ पे बोल दी, लेकिन है तो ये भी प्रॉब्लम ना। लेकिन ये है कि हम इस तरह से तैयार हुए हैं कि हमें कहीं जंगल में छोड़ दो तो भी हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ काम अपना कर ले। जी। हमारे एक कला शिक्षक है सर त्रिलोक तिवारी, वो आप हमारे अंग्रेजी के शिक्षक हैं त्रिलोक तिवारी जी, आपको नमस्कार कर रहे हैं। और आपकी दिल्ली की अनीता तंवर जी आपको कह रही है वेरी गुड धर्मा। जी जी, ज्यादातर लोग मेरे को धर्मा के नाम से जानते हैं, धर्मवीर के नाम से कम लोग जानते हैं। जी। तो अपूर्व पंत जी है अल्मोड़ा से, कृपाल शीला जी हैं, और मनीषा टिकादार जी हैं कलकत्ता से, राकेश कुमार जी गुजरात से, राकेश स्वामी जी हैं, हमारे डाइट के प्राचार्य राकेश जुगरान सर हैं, शिवांगी पाठक जी हैं, विनोद सिंह जी हैं, प्रदीप कुमार जोशी जी हैं, जागेश्वर प्रसाद जोशी जी, कश्मीर से जावेद इकबाल, हल्द्वानी से राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हैं, कश्मीर से फरीदा शोक मैम है, दिल्ली से ऑलराउंडर शिक्षक आपके कृष्ण कुमार वर्मा जी हैं, गिरीश चंद्रा जी हैं, नवीन यादव जी हैं, मोहन चौहान जी हैं, कला शिक्षक जगदीश जी हैं। ये सारे लोग सर कार्यक्रम को लगातार देख रहे हैं और आपकी कला की बहुत सराहना कर रहे हैं। मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। हम इन और भी बहुत सारे दर्शक हैं जो देखते तो हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, शायद हो सकता है उनको फेसबुक पर कमेंट करने में कुछ चार्ज बताओ, कुछ पैसे पड़ते हैं, तो वो खर्चा बचाने के लिए कमेंट नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो बड़े दिल वाले हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो दिल खोल के खर्च करते हैं, कमेंट। बिल्कुल 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 जी। हेमंत डूंगराकोटी जी भी आपको कह रहे हैं कि नमस्कार। नमस्ते, मेरी तरफ से भी नमस्कार सर। जी। तो हम आपकी मूर्ति कला में वहाँ पे पहुंचे, फिर आपके चित्र भी देखेंगे, मूर्तियों के चित्र, एक मॉडल देखेंगे, फिर आपने हमें जो चित्र उपलब्ध कराए हैं उन पर चर्चा करेंगे मूर्ति कला के साथ। जी जी सर, जी सर। जी। आगे सर आप कहानी बता रहे थे कि गर्म करके और वो मेल्ट करने का, भट्टी बनाने में दिक्कत है। वो सर प्रोसेस जो है, मेटल प्रोसेस में आपको बताता हूँ। वैक्स में जब हम वैक्स तक पहुंच गए थे, अब वैक्स के आगे बढ़ते हैं। वैक्स में जब हमारा मिट्टी से कन्वर्ट करके हमने मोल्ड लेके इन्वेस्ट मोल्ड लिया या मदर मोल्ड लिया, फिर हमने वैक्सिंग कर लिया। वैक्सिंग में हम ध्यान रखते हैं सर, हमें कितनी मोटी परत चद्दर या कितनी मोटी बनानी है हमें। जैसे जितनी भी ये मेटल की मूर्तियां है, नेताओं की लगी है या और लगी है, चौराहों पे लगी हुई है, वैसे भी आर्ट वर्क लगे हुए हैं, ये अंदर से खोखले होते हैं सर। वो वैसे भी नेता खोखले होते हैं अंदर। नहीं, वो भी यार, हम भी उनको खोखला ही बनाते हैं सर, क्योंकि हमें भी तो मेटल बचाना है उसमें से। जी। तो तो वैक्स की चद्दर का ध्यान रखते हैं, इतना मोटा बनाया कि मान लो एक बार में हम क्योंकि बड़ी भट्टियां नहीं, अभी हम नए लोग हैं तो छोटे मोड़ लेके करते हैं, फिर उसको वेल्डिंग भी करना पड़ता है जी। तो उसकी चद्दर का गेज थोड़ा आइडिया रहे कि वेल्डिंग ले, बहुत पतली कर देंगे तो वेल्डिंग नहीं हो पाएगी,
और बहुत मोटी करेंगे तो हमारा माल ज्यादा लग जाएगा। बिल्कुल, वो तो भारी भी हो अपने जाएगी। हिसाब से, हाँ, तो उसका बड़ा कैलकुलेशन करके, नाप तोल करके तब वैक्सिंग करें। उसके बाद रनराइजर लगाए, फिर उसको मोल्ड बनाते हैं हम, पीओपी प्लस कहीं कहीं पे मिट्टी, कहीं ब्रिक डस्ट, अलग अलग एरिया में अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं। जैसे बस्तर में क्या करते हैं लोग, बस्तर में जो लाल चींटियां जो मिट्टी निकाल देती है ना, उसको मोल्ड में हाँ, यूज हाँ। करते हैं, दीमक की मिट्टी। दीमक की मिट्टी। लेकिन हमारे यहाँ तो लोगों ने दीमक को खा गए ना, आदमी आदमी रह गए, तो मिट्टी हमें नहीं मिल पाती, तो हमें तो पीओपी तक जाना पड़ता है। तो हमारे- पीओपी के आप- साथ हम जी पीओपी के साथ मिक्स करके फिर हम मोल्ड तैयार करते हैं। जी, हमारे यहाँ बहुत दीमक है सर, कभी मैं आपको दूंगा, ले जाइएगा मुझसे। कौन से एरिया में सर? सर उत्तराखंड में। सर वहां तो है, हम तो उधर उधर तो है सर। हाँ, तो पूरे- उसके बाद पूरे क्या करते हैं, फिर हम लोग उसको भट्टी बनाते हैं जी, फायरिंग करने के लिए, फायर करने जी। के लिए। तो बेसिकली जैसे कुमार लोग अपने मटके को सब एक साथ सजा के, उसके मैं फोटो देता आपको, लेकिन वो दूसरी जगह कोरोना के चक्कर में जा नहीं पाए। कभी मैं आपको दूंगा वो फोटोग्राफ्स के, कैसे भट्टी जला के, कैसे उसमें लकड़ियां लगा के वो चलती रहती है। वो डिपेंड करता है कि आपका मोल्ड कितना वैक्स है, उसमें कितना बड़ा काम है, तो कितनी देर चलाना है, 48 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन। तो हम बड़े कामों में तो स्टीम को यूज कर लेते थे, और इतनी बड़ी भट्टियां होती थी हमारी, तो 10-10, 12-12 फीट के मोल्ड होते थे। तो अच्छा। स्टूल लगा के ऊपर देखना पड़ता था टॉप कहाँ है इसका। तो अब हम छोटे छोटे बनाते हैं, तो ये तो आपका 2 दिन में, जैसे 60 घंटे हो गए, 80 घंटे हो गए, इस तरह से उसको हम जलाते हैं, 2-3 दिन में हो जाता है। फिर उसको 1 दिन के लिए रेस्ट देते हैं, थोड़ा सा एयर निकल जाए, ठंडा हो जाए। फिर कोयले की भट्टी शुरू करते हैं, उसमें मेटल मेल्ट करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम अपना पर्सनल काम कर रहे हैं, तो ये जो कबाड़ी वाले की दुकान होते हैं, छोटे टुकड़े ले आते हैं, उसमें से छांट लेते हैं कौन सा मटेरियल कैसा है, फिर उसको गलाते हैं। और कुछ कमीशन वर्क है या मान लो बहुत फाइन वर्क है, तो हम महंगे वाला मेटल लेते हैं। तो ये जो सर जी जी जी, बोलिए सर, आप पूरा कर लीजिए। जी, तो फिर उसके बाद फिर मेल्ट करके, फिर मोल्ड को बाहर करके, फिर मेल्ट किया हुआ मेटल उसमें पोर करते हैं। पोर मीन उसमें डालना। उसमें जैसे मान लो हम ब्रास में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा 19-20 कैलकुलेशन हो जाती है, लेकिन नॉर्मली माना जाता है कि 1 किलो पे 10 किलो, 1 किलो अगर वैक्स लगाया है तो 10-11 केजी मेटल लगेगा उस पर। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान लो 20 का है तो 10 टाइम उसको बढ़ा के मेटल ऐड करते हैं। जी सर। तो धर्मवीर जी, मूर्ति तैयार आपने पढ़ा, सबने पढ़ा इंडस सिविलाइजेशन में जी जो मूर्ति मिली कांसे की या वहां से परंपरा शुरू हुई, और आज जो तमिलनाडु में बड़े बड़े मूर्तियां बनती है नटराज की, बड़े बड़े कढ़ाई बनते हैं पूरे देश में, जहाँ जहाँ मेटल का काम होता है, जिसमें साउथ इंडिया में खीर पकाई जाती है जिसको पायसम कहते हैं, वो सबका प्रोसेस जो है वो प्रोसेस है। नहीं, पहले वैक्स का बनाया, उसके बाद मिट्टी से ढका, उसके बाद वो मोल्ड बना दिया, फिर उसको गलाया, उसको गर्म किया तो मोल्ड बाहर, वैक्स बाहर आ गई, और फिर उसमें पोर किया, जो आप अभी करते हैं, पोर कर देते हैं, और वो एक शेप होता है, उसके बाद वो हटा देते हैं। वो जो प्रोसेस था आज से 5000 साल पहले, और आज और 21वीं शताब्दी में क्या अंतर आया है? देखिए सर, छोटी मूर्तियों के लिए और भी प्रोसेस है। यही एक मोटा मोटा सब जानते हैं कि जैसे मैंने बता दिया वैसे वैसे, लेकिन नहीं, छोटी मूर्तियों में क्या करते हैं कि मोल्ड बनाने का तरीका भी अलग होता है उनका। अब तो खैर जल्दी के लिए हम लोग कर लेते हैं, नहीं तो वो कोटिंग करके एक एक कोट चढ़ा के पीओपी यूज ही नहीं करते थे, क्योंकि पहले पीओपी हुआ ही नहीं करता था उस टाइम में। तो वो क्या करते थे, ये जो छोटे बछड़े या बच्चियां होते हैं, उनका गोबर इस्तेमाल करते थे
आप आराम से बोलिए लाल सर, मिट्टी पीछे इस्तेमाल आराम से करते थे। बोलिए। आप पीछे और रह के थोड़ा आराम से सा, बोलिए। हाँ, और आप पीछे ही बैठिए, आपकी ना पीछे ही आवाज मेरे पास बैठिए। बहुत कम आ रही, मेरी जा रही है। हाँ। तो उसमें क्या करते थे कि थोड़ा सूत भी छोटा छोटा काट के उसमें मिक्स करके और उसको धीरे धीरे अप्लाई करते थे, छोटा छोटा छोटा, फिर उसका बोल्ड बनाते थे। पीओपी यूज ही नहीं हुआ करता था क्योंकि उस टाइम हुआ नहीं करता था। उसके बाद एक और मजे की बात होती थी कि वो लोग जब फायरिंग करते थे मेटल को अलग से नहीं गलाते थे, मूर्ति है उसके ऊपर ऐसे बना के उसी में मेटल डाल के पैक करके डाल देते थे उल्टा करके, वो जल जाता था और वही मेटल मेल्ट होके उस मूर्ति में आ जाता था। क्योंकि उस टाइम में ये बाउंडेशन थी। आजकल क्या है कि बाकी सुविधा हमारे पास बहुत ज्यादा हो गई है और हमें जल्दी भी करना है। जैसे मान लो गैस फर्नेस लगा दिया लोगों ने, गैस जी फर्नेस जी, में कितना आसानी से हो गया है। तो जैसे चलिए। जैसे सर सुविधाएं बढ़ी है ना, वैसे वैसे अब क्या है कि पहले क्या है, छोटी मूर्तियां बनती थी। क्यों बनती थी? एक तो हमारे मोल्ड प्रोसेस, दूसरा क्या होता था हम उनको जोड़ेंगे कैसे। आजकल तो पूरे यार्ड की यार्ड है, आप एक बंद कमरे में जाइए, टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाता है और वेल्डिंग भी हो जाता है। वेल्डिंग की इतनी इतनी आजकल इलेक्ट्रिक भी आ गई है। जी बिल्कुल। सर। तो अब आपके सर जो आपका काम है उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। मैं समझाइएगा थोड़ा सा कि क्या क्या है और क्या क्या आपने दिखाने बनाने की कोशिश की है। जी ये जी पहला जी जी। चित्र आपने जो भेजा था। हाँ, ये सर मेरा ना एमएफए का काम है। क्योंकि मैं नदी किनारे, क्योंकि वहां पे तो गंगा थी, गंगा जी के किनारे जाते थे, मल्लाह लोग होते थे, तो हफ्ते में उनकी नाव से भी दोस्ती हो गई थी, तो उनके नाव में भी घूमते थे। 2-4 लोग हमारे साथ में काम भी करते थे तो फ्री में घुमा लाते थे। वो फिश पकड़ने जाते थे अर्ली मॉर्निंग, तो हमें घूमना हो जाता था। तो नदी के किनारे जब बारिश होती है ना बड़ी जोर से, तो उनमें कटाव आ जाते हैं, तो किनारे कट जाते हैं बड़ा, और छोटे 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 नए पौधे निकल आते हैं उनमें से। तो ये इसमें 2 पार्ट किए मैंने, वुड और ब्रोंज। ब्रोंज में देखिए छोटे छोटे, अभी इतनी डिटेल नहीं दिख रही इसमें, छोटे छोटे इसमें पौधे लगे हुए हैं, छोटे 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 जो उभरे हुए हैं, कटाव है और उनके पीछे नया सृजन। हाँ, ये छोटा छोटा। और ये वुड है जो प्लेन होता है, जो रेत होता है किनारे में। तो ये रिवर है, नदी का किनारा है कि किस तरह से नदी का पानी और रेत एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये करीब 6 फीट का है सर। अच्छा, बढ़िया। मैंने जी अपनी जी, लाइफ का सबसे पहला काम 5 फीट का किया था, सबसे पहला पीस। लोगों की उम्र गुजर जाती है 5 फीट तक जाने में। वाह, ये भी उसी का रूप है सर? ये वही पिक्चर है। ये रिवर का किनारा है कि किस तरह पानी वाला एरिया और रेत सैंडी एरिया, उसके बीच में देखो एक लाइन है, इसलिए 2 मटेरियल यूज किया है, वुड एंड मेटल। तो दोनों का डिफरेंस है कि अच्छा, मेटल में इतनी आजादी होती है ना, इतनी फ्रीडम होती है ना, कितना भी बिखेर के काम कर लो आप, बहुत दूर दूर तक। मान लो मुझे अब स्टोन में काम करना है, तो आपने देखा होगा अक्सर जो समाधियां वगैरह होती है वो मार्बल के पीस बनवाते हैं ऐसे चिपके हुए। आधे लोग अंबेडकर को भी बना देते हैं, मेटल में बना हुआ है, लेकिन भाई साहब बिल्कुल ऐसे हाथ चिपके हुए जैसे कि बांध दिया हो। अरे मेटल है तो आजादी से खोल भी सकते हो, दूर भी कर सकते हो, तो फ्रीडम रहता है ना। मेटल का मजा लीजिए भाई, उसकी बाउंडेशन इतनी नहीं है ना। स्टोन में कुछ बाउंडेशन है, क्योंकि हम बिखेर देंगे तो टूटने का खतरा होता है, मेटल में नहीं ना। देखिए मेरा ये काम है डायनेस्टी, ये बिल्कुल खुला है, हर पार्ट अलग अलग करके, क्योंकि ये स्टोन में किसी भी हालत में हो नहीं सकता, क्योंकि स्टोन टूट जाएगा, इतनी बारीकियां कहाँ से लाएंगे। तो लगना चाहिए, मेटल को देख के लगेगा हाँ मेटल का काम है तो मेटल के लिए ही बना है भाई, मेरा ये सोचना है। बाकी ये तो जो है ये बना सब हुआ कर ही इसमें रहे। क्या क्या है? ये जो जी बना सर। हुआ आपका काम है, इसमें क्या दिखाया सर आपने, क्या है? इसमें देखिए सर, इसके नीचे में ना 7-8 हाथ है। हाथ मीन हमारा जो हिस्सा होता है, ये नीचे में देखिएगा सर, और उनके हाथ में सब प्लेइंग कार्ड लगे हुए हैं, और वो प्लेइंग कार्ड ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे हैं। ये दिखाया मैंने डायनेस्टी के, सब किस्मत है, लक है भाई। आदमी वही है, लेकिन किसको किसको क्या मिला, कितना मिला, कैसा मिला, कौन सा मिला। में आप पास में देखेंगे
अलग हाथ में अलग अलग प्लेइंग कार्ड है। तो ऊपर से तो आने के लिए तो सबको, ऊपर से तो सब एक जैसा आया, एकदम से आया, लेकिन नीचे वाले को किसको क्या मिला, सब लक की बात है, किस्मत है, यही किस्मत है। ये तो सर वो फिल्म साजन का आपने डायलॉग याद दिला दिया कि तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, अब किसको क्या मिला है मुकद्दर की बात है। ये मुकद्दर की बात है, ये वही है सर जी, बढ़िया बढ़िया, बहुत ये बढ़िया करीब सर। करीब मेरा तो 5.5 फीट का है सर। अच्छा, काफी बड़ा है। हाँ, जी, ये देखिए ना फिगर के पास में, देखिए आप, ये एग्जीबिशन से, एग्जीबिशन का एक फोटो था, वो मैंने आपको दिया। कहाँ की ये मेरा exhibition है सर? लास्ट ईयर लगा था रविंद्रा में सर। अच्छा अच्छा जी, ये क्या मेरा है? एक सोलो शो था, उसमें था ये सर, ये मुझे बड़ा यादगार पीस है ये मेरा, ये इससे बड़ी यादें जुड़ी हुई है मेरी। मैं एक बार मॉरिशस गया एज ए असिस्ट करने के लिए, तो मैडम का एक काम लगना था, तो मुझे वहाँ 5 स्टार 7 होटल में रहने के साथ साथ कुछ डॉलर भी मिले कि आप कैसीनो में जाके खेल सकते हैं। वाह, तो एक अलग चीज होती है, तो बड़ा मजा आता है कि यार खाना वाना छोड़ कैसीनो में चल के खेलेंगे पहले। तो मैं कैसीनो गया, तो वो रिंग होता है गोल वाला, उसमें नंबर डालते हैं, तो वो अच्छा किसका नंबर लगे वो चलता है, फिर जिसका भी नंबर लगे, तो 1-2 बार तो लगा, फिर सारा चला गया, जितना आया था वापिस चला गया। तो उसी को देख के मैंने पीस बनाया है। इसके हर सिंबल पे एक हॉर्स है जो दौड़ रहा है, तो क्योंकि यहाँ ये भी वही हॉर्स बात रेसिस है। जी, यहाँ भी क्योंकि वही है देखिए, कि तकदीर बनाने वाले तूने कमी की, अब किसको क्या मिला है मुकद्दर की बात है। ये पत्ता क्या दिखा रहा है सर? एक पत्ता भी तो है, क्या दिखा रहा है, क्या डिनोट कर रहा है? ये एक पत्ता सर विनर, विनर देखिए है। जब स्टार्ट से हुए तो कितने एक साथ दौड़े, और जैसे 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 भागते रहे, आप देखेंगे कि फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर बढ़ते गए। तो रेस में जैसे फर्स्ट पहुंचता है वो सबसे यूनिक होता है, सबसे ज्यादा अच्छा भाई पोजीशन तो उसी का है ना, तो इसके लिए सबसे बड़ा सिंबल उसके लिए इस्तेमाल किया। इससे वो एक ही रह गया, एक रह गया, एक जीत गया सर। जीत गया, जी, बी पॉजिटिव, एक जीत गया एक जीत गया। ये आपका अगला काम है सर? ये उसी का पार्ट है सर, ये उसी सीरीज का काम है, मुकद्दर सीरीज का? हाँ ये जो नदी किनारे का है। अच्छा, नदी किनारे वाला, बनारस का। जी, जोशी सर कुछ कह रहे हैं? हाँ जी सर। नहीं, मैं वही दिखा रहा था, फर्स्ट जो उन्होंने दिखाया था उसी का सीन है, उसी की सीरीज है जी, उसका उसी सीरीज का काम है सर। जी, ये एक देखिए और है। सर, ये जो कैसीनो वाला था उसको राउंड में था, ये एक सामने से दौड़ते हुए है, क्योंकि कभी कभी हम जब स्क्रीन के सामने देखते तो हमें गोल नहीं दिखता ना पास से, तो एक साथ निकलते हुए दिखता है, और जब दूर से देखते हैं तो पूरा राउंडल दिखता है। तो उसी से रिलेटेड बनाया है ये। जीत गया। इसी का ही फ्रीज है ये, जी सर, इसी का ही फ्रीज है। ये वुड और मेटल है सर, ये जो पीसीस है सब, ये मेटल के थे, वुड पे बना हुआ था, ये 5.5 फीट का था। ये सर लो, जैसे आग की लपट निकलती है, हाँ, उसको प्लेइंग कार्ड के थ्रू दिखाया। वाह, ये लकड़ी और लपट बोल सकते हो, लपटे बोल सकते हो, लो बोल सकते हो। नहीं सर, ये पूछ रहे हैं कि लकड़ी और मेटल का मिक्स है ये बना हुआ? नहीं सर, ओनली मेटल, मेटल है क्या? ब्रॉन्ज थोड़ा bronze। हार्ड होता है सर ब्रास से, जी जी। थोड़ा भारी भी होता है। हम्म। ये अगला है सर? ये मेरा काम था सर, ये कॉलेज टाइम का था, तो इसमें जब डिटेल देखेंगे ना तो छोटे छोटे कीड़े लगे हुए थे। मैं बाथरूम में नहाता था, अच्छा वहां बारिश बहुत होती थी, तो वॉल ना सील जाती थी बाथरूम में सर। अच्छा, हाँ, तो ये बाथरूम का सीन, ये खिड़की है कि इससे देखो बाहर देखते हैं। फिर मैं दिल्ली में आके देखा, एक ये जो पुराना किला है, कितनी बड़ी वॉल है, कितनी खूबसूरत रही होगी, कैसे जर्जर हो गई, कीड़े लगे हैं, पक्षी ऊपर बैठे हुए हैं, पपड़ी निकल गई है, मॉन्यूमेंट वॉल के नाम से बना है। इस पे मेरे को नेशनल अवार्ड मिला था सर। वाह, ये करीब करीब 5.5 फीट का पीस है सर, और ये डबल चद्दर में है। आप वन व्यू देख रहे हो, थिकनेस है, फिर इसके पार उस पार भी एक पीस है, दोनों को मिला के बना हुआ है।
ये देखिए विंडो है, इसे मैं अपने बाथरूम से देखता था, बाहर इतना साफ है, यहाँ कितना गंदा हुआ पड़ा है, छोटे छोटे वो काले रंग के कीड़े आ जाते हैं, ढेर सारे लग जाते हैं। तो मोनामेंट वॉल जब मैं दिल्ली आया तो मुझे उसी बाथरूम की याद आई कि देखो वैसे में तो था, मैं ऐसे सिला हुआ था, और इस मोनामेंट की वॉल में भी और उसमें क्या फर्क है, वो भी इतना बेकार हुआ पड़ा है, और ये देखो कितना अपने टाइम का कितनी अच्छी चीज, क्या ऊपर देखो पक्षी बैठे हुए हैं सर। जोशी सर, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले इसको देख रहे होंगे क्या शो को, ASI वाले? किसको? हमारा शो देख रहे होंगे तो वो और अच्छा करेंगे सर कि आप कोई आर्टिस्ट ऐसे ना बनाए और ऐसे ना कहे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि जी बहुत आसान है कहना कि मॉन्यूमेंट जो है वो सब में गल रहे हैं, लेकिन उसकी मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा चाहिए ना, अमेजिंग है। पूरे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का मैक्सिमम बजट गोज टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कि एक मॉन्यूमेंट गिरता है तो पूरे देश में सारे पत्रकार अखबार में छापना शुरू कर देते हैं, कोई उसके पीछे का दर्द नहीं देखता कि ASI जो है कितना मेंटेन कर रहा है, कितनी हुआ है। लोगों बागों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ मॉन्यूमेंट को तोड़ रहे हैं, मॉन्यूमेंट की मिट्टी खाद ईंट सबको ले जा रहे हैं, वो हम उस पर दोषारोपण नहीं करते। हम कहते हैं हाँ जी ASI ने नहीं किया, ASI ने खराब काम किया। ASI ने जो आज ये मॉन्यूमेंट मेंटेन किए हैं, आप कुतुब जाके देखिए, हजारों मॉन्यूमेंट है, कितना करेगा यार एक डिपार्टमेंट, कितना? व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? सर डिपार्टमेंट को ये कह के वो नहीं ठीक कि है, रास्ता ही कितना करेगा। वो आपका कहना ठीक है, गंद दिखता है, लेकिन हम सबकी भी अपनी वो है ना, एक लिमिटेशन है। ASI की भी अपनी लिमिटेशन है, वो करता है, ठीक करता है, अच्छा कर रहा है, लिमिट मानव स्वभाव है। जी क्या कह रहे हैं? हाँ? तो हम ये नहीं कह रहे, हम तो एक जस्ट ये कह रहे हैं कि सर अब दिखा जो बनाया। जी चलिए सर, अगले कलाकृति की बात कर लेते हैं। बहुत खूबसूरत है सर, ये वाकई नेशनल अवार्ड मिलने लायक था। तो मैं अगर जज होता कंसेप्ट बहुत खूबसूरत है, कंसेप्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू। अगला सर ये कंपोजिशन है सर, ये भी ये प्लेन, जैसे हम लोग क्या होते थे पुरानी मूवीज में देखते हैं, खासकर वेस्टर्न मूवीज में, कि प्लेइंग कार्ड का घर बनाते हैं, कोई झट से दरवाजा खोल दिया सारा गिर गया, या किसी ने छेड़ दिया सारा गिर गया। लेकिन मैंने ऐसा परमानेंट बनाया कि कहीं भी रखो, कहीं भी देखो, गिरेगा नहीं। ये परमानेंट है, एंजॉय करिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जो ताश के पत्तों की तरह गिरना होता है ना, ताश के पत्तों की तरह, उस मुहावरे को आपने उल्टा कर दिया यहाँ। वो कहावत है वो। ये काम है सर, ये सिंगल कास्टिंग है सर, ये इसमें वेल्डिंग नहीं है। अच्छा। ये सिंगल कास्टिंग है, बिल्कुल एक ही कास्टिंग से एक ही बार में बना हुआ है। ये जितने भी जॉइंट दिख रहे हैं ना, ये वेल्डिंग के नहीं है, ये वैक्स में किए हुए हैं। तो ये एक सिंगल पीस है, और ये छेद भी उसी टाइम वैक्स में ही कर दिए थे मैंने। तो ये जोड़ा कैसे आपने? ये सर जब वैक्स होता है ना, वैक्स का बनाते हैं। मान लीजिए ये मैंने आपको पहले दिखाया ना, मान लीजिए वैक्स है ये, अब मैं इसको गर्म करके टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकता हूँ, इस पे कुछ पेस्ट भी कर सकता हूँ। अच्छा, मान ले मुझे यहाँ कुछ जोड़ना है, तो गर्म चाकू से मैं दूसरा वैक्स जोड़ दूंगा इस पे। अच्छा, मेटल का पीस नहीं है? मेटल का पीस, ये देखिए सर, छोटा सा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेटल का पीस है, देख रहे हैं? तो आपने वो जो अभी जो अपना स्कल्पचर आपने दिखाया था, ग्लोब वाला जी, ग्लोब वाला, उसको आपने वैक्स से जोड़ा हुआ है? पहले वैक्स से बना हुआ सर, ये डायरेक्ट वैक्स से किया, फिर उसके बाद कास्टिंग प्रोसेस किया है। इसमें आप क्लोजअप करेंगे ना, तो इसमें कहीं कहीं फेस बने हुए हैं, आप लार्ज करके देखेंगे, कहीं कहीं फेसिस बने हुए हैं प्लेइंग कार्ड के बीच में। देखिए ये किनारे पे राइट में बना हुआ है, इसमें 6-7 फेस बने हुए, 6-7 से ज्यादा छोटे छोटे फेस बने हुए हैं। ये मैंने दिखाया फेम कि दुनिया में लोग तो बहुत है, लेकिन फेम वाले या लोगों को जानने वाले लोग, जिनको बहुत जानते हैं, ऐसे लोग बहुत कम है।
ये ग्लोब मीन हमारा अर्थ, ये वही पीस है जो मैं आपको दिखा रहा था अभी। जी जी जी। इसमें बर्ड्स है कि जब बर्ड्स उड़ते हैं, घूमते हैं, छोटी इंडियन स्पैरो जो आजकल दिल्ली से पलायन कर गई है, पीछे की तरफ चली गई है, बड़ी मस्ती में रहती थी वो, खासकर जब पानी कीचड़ वगैरह हो, नहाना वहाना, उछल कूद करना बड़ा एंजॉय करती थी। उन्हीं को मैंने कंपोज करके दिखाया कि फ्रीडम कैसे, आज़ादी में क्या मजे आते हैं, फ्रीडम फील करती है। तो इनको आपस में वैक्स में ही पेस्ट कर लेते हैं सर। उसके बाद जब हम कास्टिंग करते हैं तो वैसी ही निकलती है फिर। बढ़िया। ये कौन मैं- प्रोडक्ट होती है सर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। ये बड़ा, इसकी भी बड़े मजेदार कहानी है, मैं बताता हूँ आपको। आजकल थोड़ा गर्मी में और बारिश के आसपास राजस्थान से गायें आती है बहुत, लोकल एरिया में ना, घास वास होती है, जमीन खाली होती है, तो उनको खाने वाने के लिए तो वो हजारों, 200 400 500 एक साथ आती है। और कभी कभी तो लोकल में सड़क क्रॉस करती है तो 10-10-15 मिनट वेट करना पड़ता है इस पार से उस पार, क्योंकि वो एक साथ जाती है सारी। तो उसको बनाया मैंने कि एक साथ गायें कैसे जाती है, पूरा लोकल लैंग्वेज में रेवड़ बोलते हैं कि पूरा एक साथ कैसे आना जाना होता है। तो ये एक साथ चलती है, आगे इनको बीच में कोई हैंडल नहीं करता, आगे पीछे होते हैं और ये बाकी एक कतार में चलते हैं। अब देखो ये जा रहे हैं, पेड़ सूख गए हैं आसपास में, अब तो पेड़ों का भी हर जगह यही हाल हो गया है, कम से कम रह गए हैं, है तो धीरे धीरे मर रहे हैं, कोई केयर नहीं है। तो पेड़ सब सूख गए हैं, रास्ता पार कर रही है। ये मेरे स्कूल के पास से गुजरती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। एक दिन मैं अपने स्टूडेंट लोगों को ले गया, 8th के बच्चों को, मैंने कहा फाइल लेके चलो, पेंसिल लेके चलो, गायें बनाएंगे। तो कहने लगे सर गायें तो घर में ही ना है हमारे। मैंने कहा नहीं, आज एक साथ ढेर सारी गायें बनाएंगे, क्योंकि हमारी यहाँ की लोकल गाँव में गायें और इन गाँव में क्या फर्क होता है, इनके बहुत बड़े बड़े सींग होते हैं, मोटे मोटे। और ये एक जब ग्रुप में एक साथ आती है ना, और किसी ऊंचाई पे चढ़ के देखो तो फील होता है, बहुत जबरदस्त फील होता है कि कितनी गाय एक साथ है, तो बड़ा यूनिक लगता है। तो उनको मैंने सब ड्राइंग कराया राजस्थान और गुजरात, बड़े मजे से। राजस्थान और गुजरात जी की सर। गायों के सींग बहुत बड़े होते हैं। राजस्थान और जी सर। गुजरात की गायों के सींग बहुत बड़े होते हैं। जी 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 जी। गुजरात के ये तो दिखाया गाय सर और मैंने ऑटम, ये पतझड़ गुजरात के गाय और बैल दोनों के सिंग बड़े होते हैं सर। है सर। गुजरात के बैलों के सिंग भी बहुत बड़े बड़े होते हैं सर यहाँ तो राजस्थान वाली ज्यादा दिखाई देती है दिल्ली में। दिल्ली में तो गुजरात वाला गाय बैलों का कब्जा है। हाँ, ये एक काम बना था सर, ये पतझड़ कि कैसे पेड़ सूख गए हैं, पत्ते कैसे गिर रहे हैं। और इसमें इसके अंदर आर्मेचर जो अरे चला गया ये पतझड़ का जिक्र करते करते सर नेटवर्क चला गया उनका, धर्मवीर जी का। लेकिन पतझड़ सामने ही है सर। हाँ बहुत खूबसूरत है। जोशी सर आज जोर से हंसे सर, जब मैंने गुजरात के बैलों की बात की तो आप इतना जोर जोर से हंसे। आपका भावार्थ कुछ और था, लक्ष्यार्थ कुछ और था। नहीं सर, वो तो समझ समझ का पहले देखिए हेमंदा कितने सीरियस बैठे हुए हैं सर। अगर भावार्थ कुछ और तो होता तो वो भी हंसते। हाँ नहीं, वो वही बात है, अपनी अपनी समझ है, अपनी सहन करने की शक्ति है ना। हेमंदा कर लेते हैं सहन, मुझसे सहन होता है नहीं वो मुंह दबा के हंस रहे हैं, मुझसे सहन नहीं होता हेमंत जी। ये भी पतझड़। आज प्रश्न के उत्तर कितने आए सही अभी तक? हाँ सर, प्रश्न का उत्तर बता दीजिए क्योंकि अब हम समापन की किसका क्या उत्तर आए थे? ये कई उत्तर आए सर, मैं अभी लाता हूँ स्क्रीन पर। जब तक जगबीर जी हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक मैं उनको स्क्रीन पर लाता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा उत्तर आया है वो अपूर्व पंत जी ने दिया है सर। ये रहा। क्या?
गुजरात क्या स्टेपल है या अदलाज? अदलाज स्टेपल गुजरात के रहे हैं। अच्छा, और दूसरा यही उत्तर आया है प्रदीप कुमार जोशी जी का 7:25 पर, सेकंड नंबर पर, अदालज वावड़ी गुजरात। अच्छा, और तीसरा उत्तर राकेश जुगरान जी का आया है, रणकपुर राजस्थान कह रहे हैं, रणकपुर के जो जैन टेम्पल है उनकी बात कर रहे हैं। और चौथा उत्तर मनीषा टीकादार जी का आया है कलकत्ता से, ये कह रही है पंचमहल फतेहपुर सीकरी। और पंचमहल। जी, फतेहपुर सीकरी पंचमहल। फिलहाल इतने ही उत्तर हैं सर, बाकी सब अलग तरह के कमेंट हैं, तो इतने उत्तर हैं। इनमें से कोई उत्तर सही है सर? देखिए, उल्टा चलते हैं। पंचमहल जो है वो जमीन के ऊपर है, मैंने कहा था जमीन के नीचे की तरफ 5 मंजिल गहरी। तो पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी में वो जमीन के ऊपर है, तो वहां पे मनीषा ठेकेदार जी थोड़ा सा गलत हो गई है। और हमने रणकपुर के जो मंदिर हैं वो जमीनी सतह पर बने हुए जैन मंदिर जो फेमस हैं, तो इसमें राकेश जुगरान जी का उत्तर भी ठीक नहीं है प्रश्न के हिसाब से। और किसी ने और कहा था क्या, ये प्रदीप कुमार जोशी ने और वो, हाँ, ये अडालज बावड़ी जो है वो बिल्कुल ठीक उत्तर है। इसमें शायद 2 उत्तर हमारे पास आए थे, कपूर पंत जी का था और एक प्रदीप कुमार जोशी जी। प्रदीप जोशी ने 7:25 पर दिया है, और अपूर्व पंत जी ने 7:06 पे दे दिया सर ये। तो अपूर्व पंत जी को बधाई 6 मिनट पर। आपका प्रश्न सुनने के कुछ ही देर बाद उन्होंने जवाब दे दिया। क्योंकि जो बावड़ी की जब बात होती है तो रानी की बाव जो बावड़ी है वहां पे, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया है, वो आप अहमदाबाद से निकले तो बीच में मेहसाणा को पार करते हुए तब आप पहुंचते हैं और वहां पर है। लेकिन ये गांधीनगर के पास ही है, अहमदाबाद के पास है, गांव अडालज, गांधीनगर, जिला गांधीनगर में है। और इसमें ये हुआ, जिन 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 शासक ने, कहना चाहिए, बनाई थी वाघेला वंश के, वो बनाते बनाते वो उनको मार दिया था एक मुस्लिम रूलर ने। और मुस्लिम रूलर ने फिर उनकी जो रानी थी विधवा, उनसे उनसे वो ऑफर किया कि मैं तुमसे शादी करूंगी। तो रानी ने ये कहा जब तक बावड़ी नहीं बनती तब तक मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी तो करूंगी लेकिन बावड़ी बनने दो पहले। तो बावड़ी बन के तैयार हुई, और जैसे ही बावड़ी बन के तैयार हुई, रानी ने उसमें छलांग मार दी और मौत हो गई। तो रानी का वचन भी पूरा हुआ, और 3 प्रेम इसमें उनका अपनी पति के प्रति, और जो मुस्लिम शासक थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, शायद मोहम्मद बेगड़ा, मोहम्मद बेगड़ा जी का भी जो प्रेम था वो भी वो हुआ। तो ये अडालज बावड़ी जो है ये बहुत ही खूबसूरत गांधीनगर के पास है। लोग रानी की वाव देखने जाते हैं, लेकिन अडालज जो जानकार है वो अडालज बावड़ी भी देखने जाते हैं। और इसमें नीचे जाके एक पत्थर है जहाँ पे कल्पवृक्ष, उम्मीकंभोर और नवग्रह वो जो है बड़े से फलक पे उत्कीर्ण किए हुए हैं, और सब वहाँ पे शुभ उत्सवों पर वहाँ पे पूजा करते हैं। तो अडालज बावड़ी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर, अपूर्व पंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने 2 चश्मे जीत लिए हैं अभी तक। पहले भी उन्होंने जवाब दिया था, एक दिन वो जीते थे, आज दोबारा वो जीते हैं। और बधाई हो प्रदीप जोशी जी को भी। प्रदीप जोशी जी थोड़ा सा 20 मिनट के अंतर से रह गए, नहीं तो वो विनर होते। वो भी विनर है, लेकिन चश्मा जो है अपूर्व पंत जी को मिला है दोबारा से। तो बधाई 2-2 चश्मों की। जब भी आप हल्द्वानी जाए तो माया ऑप्टिकल से लेंगे। आपसे मेरी वार्ता हुई थी इस संदर्भ में, तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे शिक्षक साथियों को जिन्होंने इसका जवाब देने की कोशिश की, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि सबने पार्टिसिपेट किया। जीतना आना अलग चीज है, लेकिन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा भी ज्ञान बढ़ा इस प्रश्न में। जी धर्मवीर जी फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। तो धर्मवीर मनीषा बहुत ग्रेसफुल है। मनीषा जी ने बधाई दी है विनर को। जी
हाँ मनीषा जी थैंक यू। और वो एक और दर्शक है शिवांगी पाठक, वो कह रही है अपूर्व पंजी को बताइए आज चश्मा नहीं बचा। चलिए जी धर्मवीर जी। जी सर। चलिए जड़ के बाद का वाला दिखाइए सर। जी ये रहा सामने। ये तो पतझड़ है, इसके बाद एक बहुत अच्छा सा जी आपने जी ये धर्मवीर उसी जी का आप जी सर। जी बोलिए सर, धर्मवीर जी बोलिए। हाँ जी सर, फिर से रिपीट कीजिएगा प्लीज। हाँ ये इसको एक्सप्लेन हम चाह रहे थे आप करें, जो पतझड़। सामने स्क्रीन पर है आपकी कलाकृति। हाँ, ये उसका दूसरा व्यू है सर, उसी उसी का पार्ट है, वही उसका एंगल दूसरा है एक्चुअली। तो ये एक पतझड़ बनाया मैंने कि कैसे पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं और डालियां सूख रही है, जी तो पत्ते नीचे पड़े हुए हैं और ऊपर से क्योंकि मैंने आर्मेचर अंदर डाला था तो मैंने आर्मेचर भी उसका खोल दिया, जो जो वायर है अलग 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 हो रहे हैं वो भी, इसलिए पतझड़ पेड़ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्योंकि आजकल लोग ना पेड़ों को काटने के लिए बड़ा अच्छा है, ओवर काट दो उसको, जितना कटिंग करनी है ना उससे भी ज्यादा काट दो तो पेड़ सूखने लग जाता है। कुछ डालियां ऐसे खत्म कर देते हैं। तो एक एक पेड़ था बड़ा अच्छा, उसकी याद में मैंने इसको बनाया। वाह। ये सर एक और ये भी- आपकी कलाकृति है। ये आ गया सर, ये बुर्ज जो हमारे राजमहल होते थे, सबसे ऊपर में क्या होता था कि रखवाली के लिए, देखभाल के लिए बुर्ज एक अलग से छोटा सा किला सा होता था अलग से ऊपर में, सबसे टॉप में, उधर से हम दूर दूर तक देख सकते थे। लेकिन अब राजमहलों का भी अब फिर आप कहेंगे कि ऐसे नहीं कहना चाहिए, अब वो ही खराब होते जा रहे हैं तो बुर्ज कहाँ बचेगा। तो ऐसे कैसे बुर्ज टूटी टूटी स्थिति में हो गया, उसको मैंने बनाया। जी बढ़िया है, बढ़िया। जी ये तो अगला है उसके सर। इसलिए अलग अलग, हाँ ये देखो सर, ये वैक्स का बना हुआ है, जो कह रहे थे ना वैक्स में दिखाने के लिए, ये ओवरऑल वैक्स में बना हुआ है। हम तो देख नहीं पा रहे, ये मूव नहीं कर रहा हमारा, ये स्क्रीन को क्या हो गया? सर नेटवर्क की दिक्कत होगी, यहाँ तो दिख रहा है आज सर। नेटवर्क की ज्यादा प्रॉब्लम है सर। ऐसे वैक्स में है सर। हाँ ये ठीक है ओवरऑल ठीक है, वैक्स में है बढ़िया सर। दिख रहा है। और ये जो अलग अलग कलर है ना सर, तो वैक्स कलर आते हैं, आप उसको रेड व्हाइट ग्रीन अलग अलग कलर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वैक्स में भी ये देखिए स्टोन है, ये अच्छा ये ब्लैक स्टोन है और उसमें एक व्हाइट स्ट्रिप लगी हुई है, देख रहे हैं व्हाइट, ये अलग से ऐड की हुई है मैंने। ये एक लेडी, इसके बारे में बताना चाहूंगा मैं, ये एक लेडी फिगर है। अच्छा देखो हाँ लेडी फिगर है ये, और एक व्हाइट स्ट्रिप जो लगी हुई है वो सिंबल दिया हुआ है कि हाँ जी बोलिएगा सर। ये सिर का हिस्सा है क्या ये वाला? हाँ ये देखो सर, वो थोड़ा नीचे आओ तो ये सर है इधर, ये इसका पेट है, ये इसका मुंह है, क्लोज से देखेंगे ना तो मुंह दिखेगा, और ये दो लाइनें इसके बाल है, जब आप क्लोज करके देखेंगे तो फेस दिखाई देगा। सर मुझे तो संजय की दिव्य दृष्टि चाहिए इसको देखने के लिए। वो दूसरा एंगल नहीं दे पाया ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा सर ये। इसको क्लोज करेंगे तो दिखेगा। बहुत कलात्मक है सर, बहुत कलात्मक है। थैंक यू। ये इसमें सर एक 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 फिगर है, लेडी फिगर है, ये देखिए थोड़ा सा फेस अभी आया ना नजर, थोड़ा क्योंकि अभी ज्यादा क्लोज करेंगे तो ठीक से दिखेगा। तो इसमें एक लेडी फिगर है, देखो ये ब्लैक इसका पार्ट है, पेट है, और इसके नीचे इसका प्राइवेट पार्ट है जो व्हाइट से बनाया है। ये क्योंकि जिस तरह से कुछ लोग फीमेल को क्या करते हैं कि उसकी खूबसूरती, उसकी बॉडी एज ए फीमेल ना देख के बस उसको एक भोग की वस्तु देखते हैं, उसको ना सारी चीजें छोड़ के मतलब ऐसी दृष्टि से देखते हैं उसके। इसलिए जो व्हाइट कलर बनाया है वो मैंने प्राइवेट पार्ट के लिए व्हाइट दिखाया कि सारी खूबसूरती छोड़ के सारा ध्यान उसी पे है, मतलब फीमेल को किस नजरे से देखा जा रहा है।
बढ़िया सर। आजकल जिस तरह से कांड हो जाते हैं कि कितना कुछ है, कोई रिश्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, बस वही एक चीज रह गई है, भोग विलास की वस्तु बना के रख दिया। जी तो ये इससे मैसेज देने का कोशिश किया मैंने। ये देखिए जी। सर, एक ये व्हाइट मार्बल है, इसमें एक अच्छा पैर बनाया हुआ है, और इसके बैक में देखिए घुमा के दूसरा हिस्से से दिखाइए तो प्लेइंग कार्ड लगे हुए हैं, इधर दिखेगा। इसका दूसरा व्यू दीजिए सर, दूसरा फोटोग्राफ होगा आपके पास में। ना वो एंगल नहीं आया, एक एंगल और था आपके पास। ये उसका ये काम करते हुए जो ये देखिए सर, एक जगह रोके तो मैं बता पाऊँ ना सर। जी जी रुका है सर। हाँ, ये एक पैर है, इसके ठीक बैक में दूसरा फोटो भी। हाँ सर। आपकी कलाकृतियों में प्लेइंग कार्ड्स बहुत यूज हैं सर, उसका क्या कारण होगा? जी सर, हाँ ये मैं बताऊंगा सर, क्योंकि भाई मेरा बैकग्राउंड बेसिकली रूरल एरिया से है। तो रूरल एरिया में आज भी गाँव में आप देखेंगे कि प्लेइंग कार्ड का बड़ा, आज भी इतना होने के बाद भी लोग ग्रुप बना के प्लेइंग कार्ड खेलते हैं। और 4 खेलेंगे तो 10 देखेंगे, तो शोर मचा रहेगा, नहीं ये वाला नहीं, ये गलत कर दिया, ये वाला नहीं, तो काफी शोर शराब होता है। तो जाने वाले का ध्यान वहां जाना ही जाना है कि हाँ भाई प्लेइंग कार्ड चल रही है। और इससे पहले जब हम बचपन में थे तो और भी ज्यादा हुआ करते थे, टोलियां बैठी रहती थी, कुछ भाई बुजुर्ग लोग तो ऑर्डिनरी खेलते थे, कुछ अपना एज ए पैसे के लिए भी खेलते थे। तो लेकिन काफी शोर शराबा, प्लेइंग कार्ड पहले एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा एक साधन होता था। अभी तो हम मोबाइल पे भी खेलने लगे, लेकिन पहले ग्रुप बना के ही ज्यादा खेलते थे। जब हम हॉस्टल में रहते थे, रात में खेलते रहते थे बहुत देर तक प्लेइंग कार्ड बहुत खेला जाता था। इसमें भी दिख रहे हैं, इसमें देखिए सर नीचे, हाँ एक गिद्दी है और उसके ऊपर 2 फिगर है। ये एक द किस सीरीज चलाई मैंने, उसके 6-7 स्कल्पचर बनाए मैंने। 2 फिगर है एक दूसरे से मिले हुए, नीचे प्लेइंग कार्ड का गिद्दी है कि उसके ऊपर ये ब्लैक मार्बल है सर। और ये सारा इनले वर्क है। इनले बोले तो ब्लैक मार्बल को कार्व करके उसमें व्हाइट मार्बल फिट किया गया। पहले हमारे जो महल वहल होते थे तो उसमें कार्व करके और हीरे पन्ने वगैरह उसमें ऐड कर दिया करते थे, उसको इनले वर्क बोलते थे। इसमें मैंने, जी सर जी, जैसे ताजमहल में इनले वर्क किया गया बहुत सारा, लाल किले में ताजमहल। जी 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 जी, इस तरह से मैंने इनले वर्क किया इसमें। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ये एक और आप कुछ बना रहे हैं सर? ये उसमें काम करते हुए सर, जो एग्जीबिशन से पहले मैं काम कर रहा था ना उसका, तो ग्राइंडर चलाते हुए है इसमें, वो डायनेस्टी वाला। नीचे देखो हाथ है, उसकी फिनिशिंग कर रहा हूँ। अच्छा, बढ़िया सर। तो बहुत श्रमसाध्य और बहुत मेहनत का काम है सर जो आप कर रहे हैं, ये बहुत कमाल है। तो सर स्कल्पचर में तो सबसे पहले मेहनत के लिए रेडी रहिए। बिल्कुल, क्योंकि फिजिकली वर्क भी बहुत है ना सर, मेंटली के साथ साथ। वैसे तो सबका अपना अपना काम है, चलो ये अलग बात है, लेकिन इसमें दोनों तरह से इन्वॉल्व होना पड़ता है। अब हर वक्त तो साफ रह के काम नहीं कर सकते ना, तो काम के लिए ही आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। काम आपके हिसाब से तो चलेगा नहीं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ मॉडलिंग करनी है, चलो ठीक है, ठीक से कर लिया, लेकिन जैसे फिनिशिंग करनी है या और काम करना है तो फिर आपको गंदा बंदा होना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। धर्मवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा शो अब समाप्ति की ओर है। मैं शो के अंत से पहले हेमंदा से अनुरोध करूंगा, हेमंदा कुछ और आप सवाल करना चाहते हो धर्मवीर जी के काम के बारे में या इनके अनुभव के बारे में? आपका स्वागत है सर। बस मैं एक अंतिम प्रश्न करना चाहता हूँ सर, जब भी कोई मूर्तियां बनाते हैं या कोई, तो उससे पहले कितना समय आप मंथन में लेते हैं या एक्सटेम्पोर आपके दिमाग में कुछ आ जाता है? सर कई बार क्या होता है कि जैसे आप पहले तो मैं सबको सलाह दूंगा कि ड्राइंग जरूर करें। हम लोगों को बताया गया है कि जो माइंड में कई बार क्या है कि आपके विचार आते जा रहे हैं तो ब्लॉक करना भी मुश्किल हो जाता है, एक के बाद एक। कभी कभी आए नहीं रहे और कभी कभी आते ही चले जा रहे हैं। तो ड्राइंग करके अपना, एक तो ड्राइंग भी हो जाए, दूसरा मैकेट भी बना सकते हो। मैकेट होता है मीन उनका लेआउट, छोटा रूप। जैसे हम मान लो स्टोन को भी करते हैं सर, तो हम एक छोटा सा मैकेट बना लेते हैं।
उसको इंलार्ज करने के लिए चाहे उसको 20 फीट का करो, चाहे उसको 30 फीट का करो, तो उसका इंलार्जमेंट करना पड़ता है। ऐसे स्कल्पचर जब बनते हैं, ये नेताओं की या बड़ी मूर्तियां बनती है, तो कई बार क्या करते हैं, छोटा लेआउट बना देते, छोटा मैकेट बना लेते, मैकेट बोलते हैं, मैकेट, उससे फिर उसको इंलार्ज कर लेते हैं। सूरज कुंड मेले में लिखा था कि एक मूर्तिकार को एक चित्रकार होना जरूरी है, आवश्यक। नहीं, ड्राइंग तो मस्ट है सर, जैसे पेंटर भी हो या स्कल्पटर हो, ड्राइंग तो करेंगे ना, अपने विचारों को भाई अपने लिए भी तो क्लियर करेंगे। तो ड्राइंग अच्छा है। कई बार क्या है कि ड्राइंग में पता लग जाता है थोड़ा इधर क्या चेंज करने की जरूरत है। हालांकि जब धीरे धीरे करने लग जाते हैं फिर तो आप डायरेक्ट भी कर लो, लेकिन शुरू के लिए हमें तो यही सिखाया करें कि ड्राइंग जरूर करिए। जी, धन्यवाद सर, Drawing बहुत must है। बहुत जी, थैंक यू सर। जोशी सर, आप अपने विशेषज्ञ मैं धर्मवीर जी आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जी सर। कोशिश ये करें कि जो आपने मेटल कास्टिंग के जो हमें विभिन्न विधियां बताई हैं, जी सर। वो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि मेटल कास्टिंग कैसे की जाती है। यदि आप एक छोटी सी फिल्म बनाएं जिसमें इंडस की डांसिंग गर्ल की कास्टिंग से लेके नटराज तक या पैसम का वो कढ़ाया, और उसके बाद जो मॉडर्न पेंटर जो करते हैं उसमें क्या सी मेरे को बेसिक लॉस्ट वर्क्स प्रोसेस का ध्यान है, लेकिन और हॉलो कास्टिंग जो कास्टिंग बताई या सॉलिड कास्टिंग बताई, उसका डिफरेंस बताने के लिए मेरे को लगता है छोटी सी फिल्म बन जाए ना तो बहुत सहायक होगी मेटल के स्कल्पचर को, मेटल के प्रोसेस को समझने के लिए। तो आप जो गढ़ी में जितने कलाकार हैं, ललित कला अकादमी के साथ मिलके यदि कुछ ऐसा प्रयास करते हैं, वो एक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम होगा। उससे आपको समझ भी पड़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत ही सकारात्मक सुझाव दिया। और वो फिल्म अगर होती तो हम आज शो में चलाते तो ज्यादा और आसानी होती देख के समझने में हम सबको, हमारे दर्शकों। मेरे पास कुछ सर पोरिंग की फिल्म थी, लेकिन क्या है कि फिर प्रोसेस के बीच में वो समझ नहीं आती, क्योंकि मान लो पोरिंग आ जाती, उसके बाद क्या किया, उससे पहले क्या हुआ, वो फिर थोड़ा सा कम रह जाता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि वो एक प्रोसेस, मेथोडिकली एक प्रोसेस बन जाएगा ना एक फिल्म में, तो बहुत सहायक। जी बिल्कुल। पूरी फिल्म चाहिए सर, हीरो हीरोइन के मिलने से लेके उनकी शादी होने तक, द एंड तक, राइट। हैप्पी एंडिंग तक। जी, हैप्पी एंडिंग तक। नहीं मैं ट्राई करूंगा सर, ऐसा कुछ किया। अब उसमें ये नहीं कि पिक्चर में छोटा बच्चा दौड़ा और गाना खत्म हुआ बुढ़ा हो जा रहा है, इतना भी नहीं, थोड़ा स्टेप वाइज दिखा दीजिए। नहीं स्टेप बाय स्टेप सर, स्टेप बाय स्टेप। हाँ। नहीं बिल्कुल ट्राई करेंगे सर, एक कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए धर्मवीर जी, आप आए, बहुत अच्छा लगा हमको, और आपने बहुत सरल भाषा में मूर्ति कला को हमें समझाने का जो अथक प्रयास किया वो बहुत ही लाजवाब है। और चूंकि मूर्ति कला एक ऐसा विषय है कि जिस पर बात करना 1-1.5 घंटा बहुत आसान नहीं है, बहुत लेकिन हमारे दर्शक हमारे साथ जमे हुए हैं और आईपीएल छोड़ के हमारा शो देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए आप जैसे कलाकारों का होना ही जो है उसका कारण है। तो आप हमारे शो में आए, 106 रन हमने आज बना लिए हैं, नॉट आउट। तो ये हमारा बैटिंग हम कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़े। हेमंदा हमारे बड़े ओपनर बैट्समैन है, अभी तक जमे हुए थे, गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को इनवाइट किया। देखिए भाई, जानकारी तो सर शेयर करनी ही चाहिए, हम तो हमेशा अवेलेबल है। जी बिल्कुल। और मोहन चौहान जी भी कह रहे हैं बहुत बेहतरीन और जरूरी सुझाव है जोशी सर का। बिल्कुल, इस हफ्ते को तो हम कला उत्सव के रूप में ले रहे हैं सर। इतने कलाकार मिले, इतने टॉप मोस्ट कलाकार आप लोग, कि मतलब सोच भी नहीं सकते थे हम लोग कि एक साथ इतने लोगों के अनुभव हमें मिलेंगे। भट्ट जी सर, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है। देखिए, रोज एक नया कलाकार, और इस तरह का कला की दुनिया के तो बिल्कुल सितारे मिल गए हमको सर, आप लोगों की तरह। कला की दुनिया अनंत है सर, इसका कोई अंत नहीं है। और इसी अनंत दुनिया का एक और सितारा कल हमारे साथ शाम 7 बजे हाजिर होगा, और वो होंगे हिमाचल प्रदेश से श्रीकांत अकेला जी, जो बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं। श्रीकांत सर कल हमारे साथ होंगे ठीक 7 बजे द टीचर शो के एपिसोड नंबर
107 में। तो साथियों कल शाम 7 बजे जुड़िएगा और कार्यक्रम शुरू होते हैं हम सवाल पूछते हैं, तो सवाल सुनिएगा, उसका जवाब दीजिएगा और चश्मा आपको इनाम में दिया जाएगा माया ऑप्टिकल्स की ओर से रोज की तरह। आज के विजेता अपूर्व बंजी को एक बार फिर से बधाई। और धर्मवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे शो में फन बढ़ाया। हम आप अंतिम बात छूट गई हो तो सर, अंतिम बात अगर कोई छूट गई हो, आपको लग रहा हो कुछ महत्वपूर्ण बात रह रही हो तो आप सर बताएं, फिर हम विदा लेंगे। यही है कि भाई हम तो यही कहते हैं कि सर देखिए, काम हार्ड वर्क से घबराए ना, बस काम करे। मिलना ना मिलना सेकेंडरी चीज है, लेकिन काम से पीछे ना छूटे। काम एक ऐसी चीज है जो आपके काम आएगा बस। वाह, ये तो गुरु मंत्र है सर। बिल्कुल, हमारे गुरु ने सर यही समझाया कि काम से पीछे नहीं हटना है। हेमंदा जब खेल प्रतियोगिताओं की एंकरिंग करता है तो अक्सर इसी से मिलता जुलता है कोड वो बोलता है। सर बोल दीजिए कि वो प्रतियोगिताओं में भाग लेना ज्यादा जरूरी है, ऐसा कुछ था वो? बिल्कुल सर, भाग लेना जरूरी है। वो किसी ने कहा है ना सर, आप बोल दीजिए सर अपने अंदाज में। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रतियोगिता में बिल्कुल वो हमारा नहीं, वो तो बड़े गुणी लोगों का कहा है। और सर ने भी बहुत अच्छी बात है कि काम करते रहिए, काम ही काम आएगा, कह रहे हैं ना वो। आपके मुंह से बड़ा अच्छा लगता है सर जब बोलते हैं वो। हाँ, काम करते रहिए, काम ही काम आएगा। मुझे सर बहुत अच्छा लगा वो। जी सर, जोशी सर कुछ कह रहे हैं। वो ये करता है कि कौन बनेगा करोड़पति की टैगलाइन थी, ज्ञान ही आपको आपका असली हक दिलाता है। तो काम का ज्ञान ही आपको आपका। यार मेरे को पता है आप कौन बने करोड़पति से नाराज हो जी, तो ये अच्छी चीज है ना, संसार में जो अच्छी चीज है वो मेरी है, संसार में जो अच्छा कहा गया है वो मेरा है, राइट। तो एक अच्छी चीज है, अच्छी टैगलाइन है। सेट बैक टू कम बैक आ रहा है ना 28 अक्टूबर से या 29 अक्टूबर से। चलिए अच्छी बात है सर। जी उनको शुभकामनाएं जो स्कूल में जा रहे हैं। जी धर्मवीर जी, वो एक किसी शायर ने कहा है, जिसके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे वही तेरे चाहने वाले होंगे। तो आज तो ऐसी चीज है सर, रेडी रहिए दर्द के लिए, सुकून तो मिलना ही मिलना है। वाह सर, हम भी आपके चाहने वाले हैं सर। इसी के साथ आपसे अनुमति लेते हैं। थैंक यू और द टीचर, आप लोगों का बड़ा शुक्रिया सर, थैंक यू सर मुझे बुलाया। कल शाम ठीक 7 बजे हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हम सबको अनुमति दीजिए। नमस्कार। द टीचर्स शो। द टीचर्स शो है ये सरकार, टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो।